Hello everyone. Hello everyone. So गुड आफ्टरनून एंड स्वागत है आप सभी का JINC ई नर्सिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज के इस स्पेशल एपिसोड के साथ, स्पेशल क्लास के साथ कंप्लीट करेंगे नर्वस सिस्टम की कुछ और स्पेसिफिक डिजीजेस। और उन स्पेशल डिजीजेस के अंदर जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वो है आपका मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एंड उसके साथ में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट amyotrophic lateral sclerosis, and your very important दैट इज ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया। तो ये कुछ डिसऑर्डर्स जो आज हम डिस्कस करेंगे आज के इस क्लास के अंदर। और कल की क्लास जो हम डिस्कस करेंगे स्पाइनल कोड इंजरीज, और उसके अंदर हम कल एंड कर देंगे आपके नर्वस सिस्टम को। सो वी आर अबाउट टू कंप्लीट द नर्वस सिस्टम बाय टुमारो। द नर्वस सिस्टम विल बी एंडेड। कल की क्लास लास्ट क्लास के साथ मैं एंड करूंगा नर्वस सिस्टम को। तो देखते हैं आज के इस सेशन के अंदर क्या स्पेशल है आपके लिए। सो स्पेशल डिजीज, स्पेशल डिसऑर्डर के साथ शुरुआत करेंगे मल्टीपल स्क्लेरोसिस, द डिजीज जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो अपना सेशन होने वाला है जिसकी आज हम बात करने वाले हैं, और वो है आपका मल्टीपल स्क्लेरोसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज दैट इज मल्टीपल स्क्लेरोसिस। सो मल्टीपल स्क्लेरोसिस, या जिसको हम MS के नाम से जानते हैं, ये क्या है और इसमें क्या आपको स्पेशल देखने को मिलता है, उसकी हम यहाँ पे डिटेल्ड में बात करेंगे। डिटेल में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे अपना कि क्या स्पेशल है इसके साथ में, और क्या इंपॉर्टेंट जो आपको इसमें देखने को मिलता है, उस पूरा कंडीशंस, पूरे थिंग्स को हम यहाँ पे एलाबोरेट करेंगे और डिस्कस करेंगे। सो मल्टीपल एंड स्क्लेरोसिस, मल्टीपल यानी मोर देन वन, मल्टीपल यानी मोर देन वन और टू, एक से ज्यादा। स्क्लेरोसिस यानी बेसिकली स्क्लेरोसिस मींस हार्ड हो जाना। हार्ड होने का जो मेन रीजन है वो यहाँ पे क्या होगा, तो आपका आंसर होगा ड्यू टू नेक्रोसिस। स्क्लेरोसिस नेक्रोसिस की वजह से हार्ड हो जाना। सो जब हम बेसिक मीनिंग ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बात करें तो ब्रेन के अंदर मल्टीपल पार्ट के अंदर क्या होगा, नेक्रोसिस आपको देखने को मिलेगा। अब वो मल्टीपल पार्ट में नेक्रोसिस होगा, हार्डनिंग होगी, जो नर्व है उसकी माइलिन सीथ जो है वो क्या होगी, डैमेज हो जाएगी। ये नेक्रोसिस। और जो हम देखने को मिल रहा है, अगर हम इसकी बात करें तो ये नेक्रोसिस किस में देखने को मिल रहा है, तो आपका आंसर होगा ये जो देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा माइलिन सीथ के अंदर। जो माइलिन सीथ है वो नेक्रोटाइज हो जाएगी, उसमें आपको नेक्रोसिस देखने को मिलेगा।
और उस माइलिन शीथ में नेक्रोसिस होने की वजह से या डैमेज होने की वजह से आपका नर्व जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा और प्रॉब्लम आपको पर्सन में देखने को मिलेगी। अब मैंने माइलिन शीथ कल भी बताया था, आपको याद होगा। माइलिन शीथ का जो फॉर्मेशन होता है वो दो टाइप की सेल से आपको देखने को मिलता है। There are two types of cell which form the myelin sheath। और अगर हम उन दो टाइप की सेल की बात करें तो हमारे पास जो दो टाइप की सेल यहाँ आपको देखने को मिलती है जो माइलिन शीथ बनाती है, उनकी अगर हम बात करें यहाँ पे, तो फर्स्ट सेल जो आपको मैंने कल पढ़ाई थी याद होगा, स्वान सेल। एंड अगर हम सेकंड सेल की बात करें तो वो है आपका ओलिगोडेंड्रोसाइट। ओलिगोडेंड्रोसाइट। तो ये दो टाइप की सेल जो आपको देखने को मिलती है, जिसकी हम बात कर रहे हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस में। माइलिन शीथ से रिलेटेड दो टाइप की सेल, वन इज द स्वान सेल एंड द सेकंड वन इज एन ओलिगोडेंड्रोसाइट। स्वान सेल जो है वो आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस यहाँ पे माइलिन शीथ बनाती है। और इसके रिलेटेड डिसऑर्डर हमने कल पढ़ा था, याद होगा, गुलेन बेरे सिंड्रोम और जीबीएस। गुलेन बेरे सिंड्रोम और जीबीएस विच वी ऑलरेडी डिस्कस इन द क्लास जो कल हमने पढ़ी थी, उसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जब हम ओलिगोडेंड्रोसाइट की बात करें तो ये जो माइलिन शीथ फॉर्म करती है, ये करती है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस के अंदर। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस है, उनके न्यूरॉन के अंदर आपको जो है जो माइलिन शीथ है वो प्रेजेंट मिलेगी, और वो कौन सी होगी, ओलिगोडेंड्रोसाइट। अगर इन ओलिगोडेंड्रोसाइट जो सेल है इनका डैमेज होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की माइलिन शीथ का डैमेज होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस। सो मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है, तो आपका आंसर होगा कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो सेल्स है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो सेल्स है, माइलिन शीथ जो बनाती है ओलिगोडेंड्रोसाइट, अगर वो डैमेज हो जाती है तो उस कंडीशन में जो आपको डिजीज कंडीशन देखने को मिलेगी उसको हम यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे, दैट डिजीज इज कंसिडर्ड एज एन मल्टीपल स्क्लेरोसिस। उस डिजीज को हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो याद रखें, व्हाट इज मल्टीपल स्क्लेरोसिस, योर आंसर शुड बी द टाइप्स ऑफ cell which is damaged in the brain, that is central nervous system oligodendrocyte cells are damaged that lead to damage in the myelin sheath, and that condition is known as multiple sclerosis। तो अगर आपसे कोई भी मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बात करे तो क्या होगा, ब्रेन के अंदर माइलिन शीथ का डैमेज होना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ का डैमेज होना, दैट इज नोन एज मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो यहां पे लिखा है क्लियरली, मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज एन इम्यून mediated progressive demyelinating disease of the central nervous system। progressive demyelinating disease of the central nervous system CNS। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर प्रोग्रेसिवली डीमाइलिनेशन होना, डीमाइलिनेट होना न्यूरॉन का, और उसकी वजह से जो आपको डिजीज कंडीशन देखने को मिलेगी उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। आपसे पूछ ले कि डीमाइलिनेशन जो डिजीज हो रही है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वो कौन सी सेल में होगा, तो आपका आंसर क्या लिखना है क्लियरली यहाँ पे, ओलिगोडेंड्रोसाइट। नेम इज ओलिगोडेंड्रोसाइट। सो जब ओलिगोडेंड्रोसाइट के अंदर ये डैमेज आपको देखने को मिलेगा तो उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, दैट इज नोन एज MS मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इट इज अ डिजीज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ माइलिन शीथ ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो मैं अभी बता रहा था आपको, सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS के जो न्यूरॉन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो न्यूरॉन की जो माइलिन शीथ होती है, उस माइलिन शीथ में डिस्ट्रक्शन होने की वजह से जो आपको यहाँ डिजीज देखने को मिलेगी उसको हम यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे, दैट इज कंसिडर्ड एज एन मल्टीपल स्क्लेरोसिस। उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो व्हाट इज मल्टीपल स्क्लेरोसिस, योर आंसर शुड बी डैमेज इन द माइलिन शीथ। जो माइलिन शीथ है उसमें डैमेज हो रहा है, उसकी अगर हम बात करें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, तो उसको हम बोलेंगे मल्टीपल स्क्लेरोसिस। एक और इंसिडेंस रेट की बात करें, एग्जाम में कभी कभी आपसे पूछ सकते हैं कि इंसिडेंस
क्या रहता है, तो जो मोस्ट कॉमन एज जो अफेक्ट होती है यहाँ पे 20 to 40 ईयर्स, जो एडल्ट एज है 20 to 40 ईयर, उस एज में सबसे ज्यादा आपको ये डिजीज का इंसिडेंस देखने को मिलेगा। द रेट ऑफ इंसिडेंस इज वेरी हाई एट द एज ऑफ 20 to 40 ईयर्स। 20 से 40 साल के अंदर आपको ये डिजीज जो है सबसे कॉमनली आपको देखने को मिलेगी, मोस्ट कॉमनली आपको अफेक्ट करेगी। 20 to 40 ईयर्स ऑफ एज के अंदर इसका इफेक्ट आएगा। एंड अगर हम अगेन अफेक्टेड पर्सन की बात करें तो अगेन द वुमेन आर मोर अफेक्टेड देन मेन। सो जब हम बात करते हैं जीबीएस की, तो जीबीएस जो है वो मेल में ज्यादा होता है। गुलेन बेरे सिंड्रोम की बात करें, जीबीएस की बात करें, तो जीबीएस इज वेरी कॉमनली प्रेजेंट इन मेल। बट जब हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बात करें तो इट इज वेरी कॉमनली प्रेजेंट इन फीमेल। सो ये दोनों में इंसिडेंस भी आपको याद रखना है कि कौन सी डिजीज किसमें कॉमन होती है। तो मेल के अंदर जीबीएस और फीमेल के अंदर मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है वो आपको यहाँ कॉमनली देखने को मिलेगा। यस, मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट जो है वो है आपका कोज ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो कोज की अगर हम बात करें तो मेन कोज जो है वो आपका यहाँ पे अभी भी स्टिल अननोन है। अननोन, या जिसको हम आइडियोपैथिक बोलते हैं, आइडियोपैथिक। सो अननोन इटियोलॉजी के साथ में आपको ये डिजीज देखने को मिलेगी जिसकी हम बात कर रहे हैं। अननोन इटियोलॉजी है, अभी तक इसका कोज जो है वो पता नहीं है। स्टिल अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एक जो नॉन कोज हम बोल सकते हैं वो है ऑटो इम्यून अटैक विद वायरल पैथोलॉजी, जिसकी वजह से डिजीज हो सकती है। तो वायरल इन्फेक्शन और उसकी वजह से ऑटो इम्यून डिजीज होना, दैट इज ओनली द पॉइंट जो आपको देखने को मिलेगा। सो ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन द पर्सन विल हैव ऑटो इम्यून अटैक। वायरल इन्फेक्शन की वजह से ऑटो इम्यून अटैक होना, और उस ऑटो इम्यून अटैक की वजह से ऑटो एंटीबॉडीज फॉर्म होगी बॉडी में, और वो ऑटो एंटीबॉडीज क्या करेगी, ओलिगोडेंड्रोसाइट को डिस्ट्रॉय करेगी। और कैसे डिस्ट्रॉय करेगी वो हमने कल डिस्कस किया था, मोलिकुलर मिमिक्री थ्योरी, एमएमटी के अंदर मैंने आपको क्लियरली बताया था, कल याद होगा। मोलिकुलर मिमिक्री थ्योरी के अकॉर्डिंग वायरस जो है आपको ये ऑटो इम्यून अटैक करवाता है, और उसकी वजह से आपका if oligodendrocyte is damaged then person will have this multiple sclerosis, and if गुलेन बेरे सिंड्रोम जो हमने कल बात किया था उसमें अगर हम बात करें तो आपका सेंट्रल के अलावा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन है जिसके ऊपर माइलिन शीथ जो आपका स्वान सेल बना रही है वो डैमेज होती है, तो आपको जीबीएस आपको देखने को वहां पे मिलेगा। सो वो दोनों हमने कल डिस्कस किए थे, एमएमटी के बारे में हमने कल बात किया था। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यह लिखा है जेनेटिक। सो इस डिजीज के अंदर जेनेटिक्स अपना रोल प्ले करती है यहाँ पे। Genetics HLA on cell wall. HLA is the human leukocytic antigen. सो ये जो HLA होता है ह्यूमन ल्यूकोसाइटिक एंटीजन, ये HLA जो है आपके सेल वॉल जो होती है उस सेल की वॉल के ऊपर प्रेजेंट रहता है, जो जेनेटिकली आपको अबनॉर्मली देखने को मिलता है। मदर या फादर से आपके नेक्स्ट ऑप्शन में ट्रांसफर होता है। और ये HLA क्या करता है, सो दिस HLA ह्यूमन ल्यूकोसाइटिक एंटीजन ऑन द सेल वॉल ट्रिगर द ऑटो इम्यून रेस्पॉन्स। जो एचएलए सेल वॉल के ऊपर प्रेजेंट होगा, लाइक इन माई बॉडी और इन एनी अदर पर्सन बॉडी, जो सेल है उसके वॉल के ऊपर एचएलए एंटीजन होता है, जो हम मैचिंग करते हैं जब भी आप कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं या डोनेशन करते हैं। तो वहां पे हमेशा ऑर्गन लगाने से या कोई भी तरह का ट्रांसप्लांट करने से पहले हमेशा एचएलए का मैच करना मस्ट है। अगर एचएलए मैचिंग नहीं होगा तो वो ऑर्गन आपकी बॉडी से रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए रिजेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, एचएलए मैचिंग करते हैं। अब आप एचएलए मैचिंग के लिए जा रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एचएलए क्या कर रहा है आपकी बॉडी के अंदर ह्यूमन ल्यूकोसाइटिक एंटीजन जो सेल वॉल पे है वो पर्सन में क्या करवा रहा है, ऑटो इम्यून रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करा रहा है। एंड ड्यू टू दिस ऑटो इम्यून रेस्पॉन्स जो आपका ओलिगोडेंड्रोसाइट है वो डैमेज हो जाएगा। एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट डैमेज होगा तो पर्सन में आपको क्या देखने को मिलेगा, जीबीएस आपको यहाँ, सॉरी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है वो आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा।
नेक्स्ट मूव करते आगे। ट्रिगर द रेस्पॉन्स, ऑटोइम्यून रेस्पॉन्स जिसकी हम बात करें, एंड दिस ट्रिगर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ HLA, ह्यूमन ल्यूकोसाइटिक एंटीजन ऑन सेल वॉल। द नेक्स्ट मूव करें अगर हम यहाँ पे, तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे लिखा है वो है डीएनए वायरस, डीएनए ऑफ वायरस मिमिक द अमाइनो एसिड ऑफ माइलिन शीथ। मिमिक हमने कल पढ़ा था, याद होगा, मॉलिकुलर मिमिक्री थ्योरी है जिसको हमने MMT के नाम से बताया था, याद होगा आप सभी को, मोलिकुलर मिमिक्री थ्योरी और MMT। सो कल भी हम डिस्कस कर चुके इस थ्योरी के बारे में, याद होगा आप सभी को मोलिकुलर मिमिक्री थ्योरी क्या था। यस एवरीवन हैज एन क्लियर कट कॉन्सेप्ट अबाउट द MMT। सो ये MMT क्या था अगर हम उसकी बात करें यहाँ पे, मोलिकुलर मोलिकुलर मिमिक्री थ्योरी जो कल हमने बात किया था यहाँ पे, मोलिकुलर मिमिक्री थ्योरी। पल्लवी जो जेनेटिक्स फैक्टर जो मैंने बताया उसमें था कि जेनेटिकली सेल वॉल के ऊपर जो HLA होता है, ह्यूमन ल्यूकोसाइटिक एंटीजन, जो हर एक पर्सन की बॉडी में सेल के ऊपर प्रेजेंट रहता है, ये HLA जो होता है ह्यूमन ल्यूकोसाइटिक एंटीजन, ये HLA जो है वो अगर हम बात करें यहाँ पे हर एक सेल पे प्रेजेंट रहता है हमारी बॉडी में। ये कुछ पर्सन्स में जेनेटिकली एबनॉर्मल बिहेवियर करता है, ड्यू टू जेनेटिकली फैक्टर द बिहेव एबनॉर्मली, और एबनॉर्मल बिहेव करने का जो यहाँ पे फैक्टर होगा या उसका इम्पैक्ट होगा वो किस पे पड़ेगा कि द बिहेव abnormally and the stimulate the autoimmune response for destruction of oligodendrocytes। जेनेटिकली HLA जो होता है वो एबनॉर्मल बिहेवियर करेगा और उसकी वजह से ये ओलिगोडेंड्रोसाइट को क्या करेगा, डैमेज कर देगा, या उसके अगेंस्ट क्या करेगा, ओलिगोडेंड्रोसाइट जो है उसके अगेंस्ट क्या करेगा, एबनॉर्मली यहाँ पे ऑटोइम्यून रेस्पॉन्स स्टिमुलेट करेगा और उसकी वजह से आपका ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल डैमेज हो जाएगा, स्वान सेल को भी डिस्ट्रॉय करेगा। योगिता कल तो पढ़ाया था स्वान सेल का। सो ये दोनों कंडीशन में जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि अगर स्वान सेल डिस्ट्रॉय होगी तो पर्सन के अंदर GBS होगा, अगर ओलिगोडेंड्रोसाइट डिस्ट्रॉय होगी तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस होगा। सो इट डिपेंड ऑन द डैमेज, दोनों में से किसी एक को करेगा, जिसको भी डैमेज किया वो डिजीज हो जाएगी। स्वान सेल को किया तो आपके पर्सन में हो जाएगा GBS, अगर ओलिगोडेंड्रोसाइट्स को डैमेज किया तो आपके पर्सन में हो जाएगा मल्टीपल स्क्लेरोसिस। सो इट डिपेंड ऑन कि वायरस किसको यहाँ पे डैमेज कर रहा है। सो मोलिकुलर मिमिक्री थ्योरी में क्या था कि ये मोलिकुलर मिमिक्री थ्योरी के अंदर लाइक ये वायरस है, वायरस सेल है, और ये नॉर्मल एडल्ट पर्सन है, इसका ये ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल है, दिस इज एन सेल ऑफ ओलिगोडेंड्रोसाइट, ये तो है ओलिगोडेंड्रोसाइट, एंड ये क्या है, वायरस। वायरस बॉडी में एंटर करेगा और बॉडी में जाने के बाद वायरस क्या करेगा, इसको मिमिक करेगा, इसकी क्या करेगा, मिमिक्री करेगा, मिमिक करेगा। जब इसको मिमिक करेगा, मिमिक्री करेगा, तो ये वायरस क्या करेगा, अपनी जो DNA है उसको इसके DNA जैसा बना देगा, तो अब वायरस भी कैसा हो गया, ऐसा हो गया, और हमारी जो सेल है वो भी कैसी हो गई है, इसी तरह की हो गई है। सो बोथ आर सेम। अब यहां पे क्या हो रहा है, ये जो कंडीशन हमने बात करी थी यहाँ पे, जो कल हमने बात किया था यहाँ पे, कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट की। सो इस बार वायरस ने क्या किया, पिछली बार वायरस ने कॉपी किया था स्वान सेल को, लेकिन इस बार किसी दूसरे पर्सन में जाके उसने कॉपी कर लिया ओलिगोडेंड्रोसाइट को। अगर स्वान सेल को कॉपी करेगा तो गुलेन बेरे सिंड्रोम करेगा, अगर ये ओलिगोडेंड्रोसाइट को कॉपी करेगा तो वहां पे आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस देखने को मिलेगा। सो ये कॉपी किया और कॉपी करने के बाद अपने जैसी सेम सेम सेल बना दी,
अब ये वायरस जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर होगा तो वायरस के अगेंस्ट हमारी एंटीबॉडी बनेगी। एंटीबॉडी का क्या काम है कि जो ये सेल अंदर आ रही है उनको क्या करना है, डिस्ट्रॉय करना है। ये वायरस की सेल है और ये हमारी नॉर्मल ओलिगोडेंड्रोसाइट की सेल है। अब जो तो एंटीबॉडी बनेगी, इनको ये बोला गया कि आपको इस तरह से दिखने वाली सेल को डिस्ट्रॉय करना है। यू हैव टू डिस्ट्रॉय द सेल विच लुक लाइक दिस टाइप ऑफ सेल। ऐसी दिखने वाली सेल को डिस्ट्रॉय करना। नाउ जब ये एंटीबॉडीज ब्लड में सर्कुलेट होकर इन सेल के पास पहुंचेगी तो इसको ये दोनों टाइप की सेल सेम दिखेगी। ये भी सेम दिख रहा है, ये भी ऐसा कैसा दिख रहा है। सो वायरस को लगेगा कि ये भी क्या है, वायरस की सेल है, और ये भी किसकी है, वायरस की सेल है, और वो अपनी बॉडी की सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा। वायरस विल डिस्ट्रॉय आवर ओवन ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल, एंड जब ये डैमेज होगा तो उस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा आपको, द पर्सन विल सफर अंडर द मल्टीपल स्क्लेरोसिस। सो पर्सन को यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो दोनों को ध्यान रखना है कि जब हम बात करते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल की तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको, ओलिगोडेंड्रोसाइट के साथ में मल्टीपल स्क्लेरोसिस। और जब हम बात करते हैं स्वान सेल की, स्वान सेल की, तो स्वान सेल की वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा गुलेन बेरे सिंड्रोम, या जिसको हमने कल पढ़ा था जीबीएस। दिस थ्योरी इज नोन एज मोलिकुलर मिमिक्री थ्योरी, एंड आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन नाउ। ये थ्योरी जो है वो सबको क्लियर है यहाँ पे, किसी को कोई डाउट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। यस और नो? दिस इज क्लियर टू एवरीवन? चलिए मूव करते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट के साथ में, क्या है आगे उसको कंटिन्यू करते हैं और डिस्कस करते हैं यहाँ पे। चलिए बिल्कुल क्लियर हो गया, तो आगे कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट के साथ में। ये क्या हो गया, सो दिस इज क्लियर, ऑटो इम्यून रेस्पॉन्स होगा, वायरल जेनेटिक एचएलए एंड डीएनए वायरस मिमिक्री थ्योरी के साथ यहाँ पे आगे कंटिन्यू करेगा। और आपके किस सेल को डैमेज करेगा, तो ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल को यहाँ डैमेज करेगा जब हम बात करेंगे मल्टीपल स्क्लेरोसिस की। अगर ये डैमेज अगर आपके स्वान सेल में होता है तो वो जीबीएस कोज करेगा, और यही डैमेज ओलिगोडेंड्रोसाइट में होगा तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस कोज करेगा। द नेक्स्ट वन इज एन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एसोसिएटेड विद दिस डिजीज। ये जो डिजीज है इसमें क्या क्या क्लिनिकल सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, क्या क्या इसकी पैथोलॉजिकल जो सिम्टम्स इसकी पैथोलॉजी से आपको अपीयर होंगे, वो वन बाय वन हम बात करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें इस डिजीज की, तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है 80 to 85%, 80 to 85% विथ रिलैप्सिंग रिमिटिंग कॉज। तो जब हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बात करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे कि नियर बाई 80 to 85% केसेज ऐसे होंगे हमारे पास, जिन पर्सन के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, रिलैप्सिंग रिमिटिंग आपको यहाँ देखने को मिलेगा। क्या होगा रिलैप्सिंग रिमिटिंग, देखें यहाँ पे। सो अगर हम बात करें यहाँ पे, एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बनाए यहाँ पे, दिस इज एन ग्राफ। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक डिजीज का पैटर्न हम बनाते हैं, दिस इज एन, ये है सीवियरिटी, डिजीज की क्या है, सीवियरिटी, एंड दिस इज द ड्यूरेशन, ये टाइम ड्यूरेशन है, और ये डिजीज की सीवियरिटी है। सो यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। सो ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे डिजीज जो थी पहले क्या थी, अपने सीवियर फॉर्म में थी, यहाँ पे डिजीज की सीवियरिटी हाईएस्ट थी, और यहाँ पे वापस क्या हो गई, नॉर्मल, फिर वापस सीवियर हुई, फिर नॉर्मल, फिर सीवियर हुई, फिर वापस नॉर्मल। सो जो 80 to 85% केसेज होते हैं, 80 to 85% केसेज, उनमें आपको यही फॉर्म देखने को मिलता है। डिजीज यहाँ पे क्या होगी, रिलैप्स होना यानी सीवियर हो जाना, रिमिट यानी वापस ठीक हो जाना, रिलैप्स रिमिट, रिलैप्स रिमिट, रिलैप्स रिमिट, रिलैप्स, जो लैप्स यानी कम हुआ था वो वापस रिलैप्स यानी फिर
ज्यादा हो गया, फिर सीवियर हो गया, वर्सनिंग फॉर्म ऑफ डिजीज दैट इज रिलैप्सिंग फेज। सो रिलैप्स हो गया यहाँ पे, फिर वापस क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, रिमिट हो गया, फिर रिलैप्स हो गया, फिर रिमिट हो गया, रिलैक्स होना, रिमिट होना। ये आपको देखने को मिलेगा 80 टू 85% केसेस में। कभी भी ये डिजीज जो है उन पर्सन में 100% क्योर करना पॉसिबल नहीं होगा, पूरी तरह से डिजीज ठीक यहाँ पे पेशेंट में नहीं होगी। तो ये आपको रिलैप्सिंग रिमिटिंग कोर्स जो है यहाँ देखने को मिलेगा इस इंडिविजुअल्स के अंदर, इस पेशेंट के अंदर। तो ये क्लियर व्हाट इज रिलैप्सिंग और रिमिटिंग। नेक्स्ट वन इज 80 टू 85% पेशेंट विथ रिलैप्सिंग रिमिटिंग कोर्स जो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। द नेक्स्ट वन इज एन क्वाड्री पैरासिस। क्वाड्री पैरासिस मीन्स वीकनेस ऑफ ऑल फोर लिम्ब। जो चार लिम्ब है हमारे, दो हाथ और दो पैर, उन ऑल फोर लिम्स का अगर यहाँ पे वीकनेस हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्री पैरासिस। क्वाड्री का मतलब होता है यहाँ पे फोर, क्वाड्री मीन्स फोर, पैरासिस का मतलब होता है वीकनेस। सो जो चार लिम्ब है आपकी, उन चारों लिम्ब का क्या हो जाना, वीक हो जाना, उन चारों लिम्ब में वीकनेस हो जाना, दैट इज नोन एज क्वाड्री पैरासिस। वीकनेस ऑफ ऑल फोर लिम्ब दैट इज कंसिडर्ड एज एन क्वाड्री पैरासिस। तो क्वाड्री पैरासिस आपको यहां देखने को मिलेगा। क्वाड्री पैरासिस, और वी कैन से वीकनेस ऑफ ऑल फोर लिम्ब, जिसमें आपको ये वीकनेस जो है वो देखने को यहाँ पे मिलेगी। दिस इज जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे आपको याद रखना है कि जब भी हम बात करते हैं सर्वाइकल की, जब भी हम बात करते हैं ब्रेन में या नर्वस सिस्टम में, तो जो हमारा सर्वाइकल रीजन है, सर्वाइकल, ये वाला सर्वाइकल पार्ट, सो सर्वाइकल और अबव, आपका जो सर्वाइकल पार्ट है, ये सर्वाइकल यहां से या इसके ऊपर, सर्वाइकल और इसके ऊपर अगर किसी पर्सन में कोई डैमेज होता है, सर्वाइकल और सर्वाइकल के अपर पार्ट में कोई डैमेज होता है, उस कंडीशन में पर्सन के अंदर हमेशा क्वाड्री पैरासिस और क्वाड्रीप्लेजिया आपको देखने को मिलेगा। क्वाड्रीप्लेजिया, आइदर क्वाड्री पैरासिस और आइदर क्वाड्रीप्लेजिया, दोनों में से आपको देखने को मिलेगा। दोनों में क्या डिफरेंस है मैं अभी क्लियर करूंगा। तो ये पहला पॉइंट मैं बता रहा हूं कि कब ये होगा, तो सर्वाइकल या उसके ऊपर किसी तरह का कोई भी डैमेज है तो क्या होगा, ओल फोल्ड वीकनेस या पैरालिसिस हो जाएगा। सर्वाइकल के बिलो अगर इंजरी है तो वहां पे आपको सिर्फ जो लोअर लिम्स है उन्हीं के अंदर आपको पैरालिसिस या वीकनेस मिलेगी, जिसको हम बोलते हैं पेराप्लेजिया। सो वो आपको देखने को मिलेगा लोअर लिम्ब के अंदर। सो ये जो टर्म है इनकी अगर हम बात करें, एग्जाम में कभी कभी आपको ये टर्म्स के बारे में भी पूछ लेते हैं, तो इनका मीनिंग भी आपको क्लियर होना चाहिए। कुछ टर्म्स जो यहाँ लिखी हुई है, जैसे पहला लिखा है क्वाड्री पैरासिस। क्वाड्री पैरासिस का मतलब हो गया, पैरासिस जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है वीकनेस। तो क्वाड्री पैरासिस मीन्स वीकनेस ऑफ ऑल फोर लिम्ब, जो चारों लिम्ब है उनमें वीकनेस आना, दैट इज नोन एज क्वाड्री पैरासिस। जब हम बात करते हैं क्वाड्री पैरासिस के साथ साथ में एक और वर्ड टर्म आती है, वो होती है क्वाड्रीप्लेजिया। क्वाड्रीप्लेजिया, दिस मीन्स पैरालिसिस ऑफ ऑल फोर लिम्ब। सो एक कंडीशन जहां पे वीकनेस हो रही है और एक कंडीशन जहां पे पैरालिसिस हो रहा है। सिर्फ वीकनेस है तो हम बोलेंगे क्वाड्री पैरासिस, और अगर पेशेंट में पैरालिसिस हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रीप्लेजिया। दोनों ही यहाँ पे याद रखेंगे। उसके अलावा वन टर्म इज पेराप्लेजिया।
पैराप्लेजिया मीन्स द पैरालिसिस ऑफ लोअर हाफ ऑफ बॉडी, और लोअर लिम्ब, जो दो लिम्ब है उनका पैरालाइज होना, लोअर लिम्ब का, लोअर हाफ ऑफ बॉडी, बॉडी का जो लोअर हाफ पार्ट है वो पैरालाइज हो जाएगा, अपर पार्ट की जो लिम्स है वो नॉर्मल रहेगी। और यही अगर हम पेरा पैरासिस की बात करें, पेरा पैरासिस, तो ये आपको देखने को मिलेगा वीकनेस, वीकनेस ऑफ लोअर हाफ ऑफ द बॉडी, लोअर हाफ ऑफ बॉडी, बॉडी के लोअर हाफ का वीक होना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पेरा पैरासिस। एक और टर्म जो आपको याद रखनी है वो है हेमी पैरासिस, मीन्स वीकनेस ऑफ हाफ साइड ऑफ बॉडी, वीकनेस ऑफ हाफ साइड ऑफ बॉडी, बॉडी का जो राइट हाफ या लेफ्ट हाफ है, यहां से अगर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दें तो इधर का हाफ वाला पार्ट, ये हाथ और पैर और ये हाफ पूरा पार्ट पैरालाइज हो गया, तो इसको हम बोलेंगे हेमी पैरासिस का मतलब तो वीकनेस, वीकनेस ऑफ हाफ साइड ऑफ बॉडी। एंड द लास्ट टर्म इज हेमीप्लेजिया, दैट इज पैरालिसिस ऑफ हाफ साइड ऑफ बॉडी, पैरालिसिस ऑफ हाफ साइड ऑफ बॉडी। सो दिस सिक्स टर्म्स जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, और इनका अगर कोई भी मीनिंग आपसे पूछ ले तो उसका मीनिंग क्लियरली आपके माइंड में होना चाहिए कि कौन सा वीकनेस, प्लेजिया वर्ड आते ही पैरालिसिस, प्लेजिया जी, एंड जैसे ही अगर आपको पैरासिस वर्ड आता है उसका मतलब वीकनेस, बस ये दो चीज आपको याद रखनी है। प्लेजिया जहां भी आएगा मतलब दैट इज पैरालिसिस, और अगर पैरासिस वर्ड आता है तो उसका मतलब वीकनेस, तो दोनों ही यहाँ पे क्या करना है आपको याद रखना है। क्लियर है ये सभी को? नेक्स्ट मूव करते हैं आगे और कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट के साथ में, अदर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज, जो यहाँ पे आपको इस पेशेंट में देखने को मिलेंगे। क्या क्या अदर सिम्टम्स जो है वो आपको यहाँ और देखने को मिलेंगे। सो उन अदर सिम्टम्स की बात करें तो ये हो गया क्वाड्रिपैरासिस, वीकनेस ऑफ ऑल फोर लिम्ब। द नेक्स्ट वन इज एन कॉग्निटिव डिसफंक्शन। जब हम बात करें कि डैमेज जो हो रहा है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन का हो रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन है, सीएनएस के जो न्यूरॉन है, उनमें ये डैमेज आपको देखने को मिल रहा है। प्राची हेमीप्लेजिया होता है जब ब्रेन में डैमेज होता है तब। हेमीप्लेजिया होने का एक ही रीजन होगा, वो होगा ब्रेन के अंदर डैमेज होगा। अगर ब्रेन का राइट लॉब डैमेज होता है तो लेफ्ट साइड का पैरालिसिस हेमीपैरेसिस होगा या हेमीप्लेजिया होगा, और अगर राइट साइड का हेमिस्फेयर जो है, ब्रेन का राइट हेमिस्फेयर है, वो डैमेज होता है तो पेशेंट को लेफ्ट साइड में आपको पैरालिसिस होगा, और अगर लेफ्ट ब्रेन डैमेज होता है तो राइट साइड में आपको हेमीप्लेजिया होगा। सो ब्रेन डैमेज होने पे हेमीप्लेजिया होता है, सर्वाइकल के बिलो इंजरी होने पे हमेशा पैराप्लेजिया, पैरा का मतलब पैरों का पैरालिसिस होना, पैरा मीन्स पैर, पैरा मीन्स पैर, जब पैर में पैरालिसिस होता है तो पैराप्लेजिया, जब ब्रेन के हाफ पार्ट में पैरालिसिस होता है तो उससे हेमीप्लेजिया होगा। सो ये आप याद रखें। वन मोर जो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉग्निटिव डिस्फंक्शन, कॉग्निटिव डिस्फंक्शन होने का रीजन जो हम बात करें यहाँ पे वो है कि जब आप देखेंगे पेशेंट में सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो माइलिन शीथ है वो क्या हो गई है, डैमेज हो गई है। माइलिन शीथ जो है वो डैमेज हुई है, वो किसमें हुई है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। और जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डैमेज होगा तो आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो न्यूरॉन है वो वर्क प्रॉपर नहीं करेंगे, उनका काम सही नहीं होगा, और पर्सन का कॉग्निटिव पावर जो है, थिंकिंग, कॉग्निटिव मीन्स कॉग्निशन मीन्स थॉट, कॉग्निशन, कॉग्निटिव मीन्स थिंकिंग। सो यहाँ पे थिंकिंग क्या हो जाएगा, अफेक्ट होगा, थिंकिंग प्रॉपर आपको देखने को
नहीं मिलेगा। सो देयर इज नो प्रॉपर थिंकिंग जो है वो यहाँ प्रेजेंट रहेगी पर्सन में। सो ये प्रॉब्लम आपको यहाँ देखने को मिलेगी इसके अंदर। उसके अलावा अगर हम बात करें तो अदर जो पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे वो है आपका वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज फैटीग। पर्सन में बहुत ज्यादा वीकनेस, आपको थकान देखने को मिलेगी, फैटीग फील होगा। उसके अलावा डिप्रेशन, उसके अलावा अटेक्सिया, वीकनेस। अटेक्सिया इज लेक ऑफ मसल कोऑर्डिनेशन, लेक ऑफ मसल कोऑर्डिनेशन। जो मसल कोऑर्डिनेशन है उसकी अगर हम बात करें तो वो लेक हो जाएगा, कमी हो जाएगी। और मसल प्रॉपर कोऑर्डिनेट नहीं होने की वजह से पर्सन लड़खड़ा के चलेगा, इधर उधर ऐसे झूमते हुए जो चलते हैं वैसा चलेगा। लेक ऑफ मसल कोऑर्डिनेशन जिसको हम अटेक्सिया बोलते हैं, बिल्कुल इम्बैलेंस आपको देखने को मिलेगा ड्यू टू द डैमेज इन सेरिबेलम। जो सेरिबेलम के न्यूरॉन है उनमें डैमेज की वजह से आपको ये अटेक्सिया देखने को यहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट, विजुअल लॉस। ऑब्वियसली जब ब्रेन के अंदर जो ऑप्टिक न्यूरॉन है वो डैमेज होंगे तो उससे विजन लॉस हो जाएगा। पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा आपको? ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस आपको देखने को मिलेगा। डिप्लोपिया जिसको हम बोलते हैं डबल विजन, डिप्लोपिया विच इज द डबल विजन। एंड उसके साथ साथ में ब्लड विजन, धुंधला धुंधला दिखाई देगा यहाँ पे। ब्लड विजन जो है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। क्लियर है? यहाँ पे मूव करें आगे। सो दीज आर द फ्यू सिम्टम्स जो आपको इस पेशेंट में देखने को मिलेंगे। जो हम बात करें यहाँ पे क्लिनिकल सिम्टम्स के अंदर, जो कुछ क्लिनिकल सिम्टम्स जो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे वो आपके स्क्रीन के ऊपर है जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। लाइक विजुअल लॉस, डिप्लोपिया, ब्लड विजन, cognitive dysfunction, fatigue, depression, weakness, and ataxia. These all are the symptoms which is present in this patient because of damage in the brain neuron. Next, other clinical symptoms में heat, depression, anemia, and increase the fatigue. यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए जिसकी हम बात करें कि लाइक बॉडी के अंदर अगर एक्सेसिव हीट होगा, या पर्सन डिप्रेशन में जाएगा, या पेशेंट में एनीमिया होगा, तो उसकी वजह से पेशेंट की बॉडी में क्या होगा? फटीग जो है वो इंक्रीज होगा। सो ऑब्वियसली ब्रेन की सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन है वो प्रॉपर वर्किंग नहीं है, माइलिन शीथ वहां पे प्रेजेंट नहीं है, और वीकनेस वहां रहेगी। और अगर आप बॉडी के अंदर हीट को इंक्रीज करेंगे तो हीट से आपका और ज्यादा ऑक्सीजन जो लॉस हो जाएगा और उसकी वजह से वीकनेस बढ़ेगा। एनीमिया होगा तो ऑक्सीजन की जो कैरिंग कैपेसिटी वो कम हो जाएगी, फिर वीकनेस बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। सो ये सारी कंडीशन जो है, हीट हो चाहे फटीग हो, या पर्सन डिप्रेशन में जा रहा है, एनीमिया हो रहा है, तो उससे फटीग जो है वो और ज्यादा एक्सेसिवली क्या होगा? इंक्रीज इस पर्सन में आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। सो हीट, डिप्रेशन, एनीमिया इंक्रीज द फटीग। ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है पोरस बोन, पोरेन फॉर्मेशन इन द बोन, पोरेन फॉर्मेशन, और इन अदर वर्ड वी कैन से वीकनेस ऑफ द बोन। तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे मल्टीपल स्क्लेरोसिस की, जो एमएस डिजीज है उसकी अगर हम बात करें, तो यहाँ पे ब्रेन जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसके न्यूरॉन यहाँ पे क्या हो गए हैं? डैमेज हो गए हैं, और वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं। और जब ये प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे तो बॉडी के अंदर जो वेरियस फंक्शंस है, लाइक स्पेसिफिकली कैल्शियम के फंक्शन की बात करें, जो कैल्शियम बोन में स्टोर्ड रहता है, वो स्टोर्ड कैल्शियम जो है वो इंक्रीज होता है जब ब्लड के अंदर। तो आपका ब्रेन जो है वो क्या करता है? वेरियस हार्मोन प्रोड्यूस कराता है और उसको एब्जॉर्ब करा के आपके बोन के अंदर पेस्ट कर देता है, इससे बोन स्ट्रांग बनी हुई रहती है। लेकिन जब हम बात करेंगे मल्टीपल स्क्लेरोसिस की, तो यहाँ पे न्यूरॉन डैमेज है, ब्रेन प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, सब कुछ वीकनेस आपको देखने को मिल रही है, तो उसकी वजह से बॉडी के अंदर, बोन के अंदर स्टोर कैल्शियम का अमाउंट कम हो जाएगा, और उसकी वजह से बोन क्या देखने को मिलेगी? आपको वीक देखने को मिलेगी, पोरस फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। जो वेरियस हार्मोन्स प्रोडक्शन होता है ब्रेन के थ्रू वो प्रॉपर नहीं हो पाएंगे। जो कंट्रोल मास्टर ग्लैंड है
उसको प्रॉपर कंट्रोल नहीं होगा हाइपोथैलेमस के थ्रू, और वो सारी चीज की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस यहाँ पे इंक्रीज हो जाते हैं, रिस्क बढ़ जाती है। और ऑस्टियोपोरोसिस होने की वजह से एक और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो आपको देखने को मिलेगी वो रहेगी रिस्क ऑफ पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। रिस्क ऑफ पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, ये आपकी बोन है और इसका इस तरह से ब्रेक हो जाना, दैट इज नोन एज पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। सो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर ड्यू टू एनी डिजीज कंडीशन, जब कोई डिजीज कंडीशन की वजह से बोन वीक होकर टूट जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। तो यहाँ पे रिस्क रहेगी कि पेशेंट में पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। उसके अलावा स्पास्टिसिटी, या जिसको हम बोल सकते हैं हाइपरटोनिसिटी। सो जब हम बात करते हैं यहाँ पे न्यूरॉन की, तो इस तरह से आपका ये है, आपका दिस इज द ब्रेन, मिड ब्रेन, पॉन्स मेडुला, देन स्पाइनल कॉर्ड। सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो न्यूरॉन होते हैं जो ऊपर वाले पार्ट में, और यहाँ से जो न्यूरॉन जाते हैं ये वाले, इनको हम बोलते हैं अपर मोटर न्यूरॉन, एंड इनको हम बोलते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन। सो डैमेज हो रहा है यहाँ पे अपर मोटर न्यूरॉन में। जब अपर मोटर न्यूरॉन डैमेज होते हैं और लोअर मोटर न्यूरॉन इंटैक्ट होते हैं, तो लोअर मोटर न्यूरॉन की जो स्पेसिफिक फंक्शन है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ये एक्सेसिवली अब नॉर्मल फंक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं, और उसका सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम आता है, वो आता है कि पेशेंट के अंदर स्पास्टिक पैरालिसिस, स्पास्टिसिटी हो जाती है। स्पास्टिसिटी, या अदर वर्ड में हम बोल सकते हैं स्पास्टिक पैरालिसिस। स्पास्टिसिटी, या हम क्या बोल सकते हैं, स्पास्टिक पैरालिसिस जो है वो आपको देखने को मिलता है। तो स्पास्टिसिटी या स्पास्टिक पैरालिसिस जो है वो इस पर्सन में देखने को आपको मिलेगा। टोन सिटी जो है वो एक्सेसिवली इंक्रीज हो जाएगी, हाइपरटोनिक आपको जो टोन है वो बहुत एक्सेसिवली हाई मिलेगी, और स्पास्टिक पैरालिसिस जो है वो इस पर्सन में देखने को मिलेगा जब अपर मोटर न्यूरॉन टाइप की इंजरी यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। तो ये क्वेश्चन भी है, अगर अपर मोटर न्यूरॉन में इंजरी होती है तो कौन से टाइप का पैरालिसिस, तो आंसर होगा स्पास्टिक पैरालिसिस। एंड अगर लोअर मोटर न्यूरॉन में इंजरी होती है तो आपको वहां पे फ्लसिड पैरालिसिस जो है वो देखने को मिलता है। स्पास्टिक पैरालिसिस का मतलब ये पैरालाइज हो गई, अब आप ना तो इसको बेंड कर सकते हैं ना सीधा कर सकते हैं, दिस इज स्पास्टिक पैरालिसिस। एंड फ्लसिड पैरालिसिस का मतलब ये हैंड है, इसको ऊपर किया और छोड़ते ही वापस नीचे गिर रहा है, इसमें कोई पावर ही नहीं है, दिस इज नोन एज फ्लसिड पैरालिसिस। तो दोनों ही आपको मिलेगा, लोअर मोटर न्यूरॉन एंड अपर मोटर न्यूरॉन। जब अपर मोटर न्यूरॉन डैमेज होगा तो लोअर मोटर न्यूरॉन में आपको स्पास्टिक पैरालिसिस देखने को मिलेगा। अगर लोअर मोटर न्यूरॉन डैमेज होगा तो आपको इसमें क्या देखने को मिलेगा, फ्लसिड पैरालिसिस आपको देखने को मिलेगा, फ्लसिड पैरालिसिस। सो दिस इज द टाइप्स ऑफ पैरालिसिस जो आपको यहाँ देखने को इसमें मिलेगा, स्पास्टिक पैरालिसिस। देन इमोशनल लाइबिलिटी, ऑब्वियसली इमोशनली पर्सन जो है स्टेबल नहीं रहेगा, इमोशनल लाइबिलिटी जो है वो आपको देखने को मिलेगी, यस। चलिए मूव करते आगे। इमोशनल लाइबिलिटी, क्योंकि ब्रेन डैमेज हो रहा है तो उसकी वजह से जो वेरियस इमोशंस होते हैं वो प्रॉपर नहीं रहेंगे, और इमोशनल में आपको कभी हाई तो कभी लो इमोशंस देखने को मिलेंगे, कभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा है, कभी नॉर्मल से कम इमोशंस आपको देखने को मिल रहे हैं। लेबाइल मूड जिसको हम बोलते हैं वो आपको देखने को मिलेगा। इमोशनल लाइबिलिटी है जिसको हम क्या बोल सकते हैं, लेबाइल मूड जो है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। मूड कैसा रहेगा, तो आपका आंसर होगा लेबाइल मूड जो है वो आपको देखने को इसमें मिलेगा। ब्लेडर बाउल एंड सेक्सुअल डिस्फंक्शन, ऑब्वियसली जब ऊपर से ही कनेक्शन खत्म हो गया, ब्रेन डैमेज हो गया, तो उसकी वजह से जो स्पाइनल कॉर्ड का कनेक्शन है वो कट हो जाएगा, और उसकी वजह से लोअर पार्ट के अंदर जो आपका यूरिनरी सेंटर या हम बोलते हैं या ब्लेडर का जो
विक्चुलेशन सेंटर है वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, तो बाउल, ब्लेडर एंड सेक्सुअल फंक्शन आपको यहाँ पे अल्टर्ड देखने को मिलेंगे। सो ये वेरियस सिम्टम्स जो इस पेशेंट के अंदर आपको देखने को मिलेंगे एज ए क्लिनिकल सिम्टम्स मल्टीपल स्क्लेरोसिस में आपको क्या मिलेंगे, तो ये सारे सिम्टम्स जो है इस पेशेंट्स में आपको कॉमनली देखने को मिलते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। कुछ स्पेसिफिक थिंग्स जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, देयर आर फ्यू स्पेसिफिक पॉइंट विच यू कीप इन योर माइंड, दैट इज असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट। अगर आपसे पूछे कि एक पेशेंट को मल्टीपल स्क्लेरोसिस हुआ तो आप कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे उसका असेसमेंट करके डायग्नोसिस करेंगे, असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट हम यहाँ पे क्या परफॉर्म करेंगे। पहला पॉइंट ये आता है मल्टीपल प्लेग इन एमआरआई। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था इस डिजीज का नाम ही क्या है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। जब आप एमआरआई करोगे, लाइक ये ब्रेन है और ब्रेन का जब आप एमआरआई करोगे तो ये आपको ब्रेन की एमआरआई में क्या देखने को मिलेगा कि मल्टीपल पार्ट में इस तरह से क्या मिलेंगे आपको, प्लेग फॉर्मेशन मिलेंगे। ये जो प्लेग फॉर्मेशन मिल रहे हैं ये किसके प्लेग है, ड्यू टू डैमेज इन द ओलिगोडेंड्रोसाइट। जो न्यूरॉन के अंदर ओलिगोडेंड्रोसाइट्स था वो क्या हो गया, डैमेज हो गया, और उसके डैमेज होने की वजह से इस तरह से मल्टीपल प्लेग्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर सीटी स्कैन में ये मल्टीपल प्लेग्स आपको एमआरआई में देखने को मिल रहे हैं, यस ट्रमस इज नॉट स्पेसिफिक सिम्टम। पेशेंट को सीजर आ सकते हैं, ट्रमर्स भी आ सकते हैं, बट दीज आर नॉट स्पेसिफिक सिम्टम। अनस्पेसिफाइड है, वो आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। जो स्पेसिफिक सिम्टम्स है उनकी हम बात करें, दिस इज एन अनस्पेसिफाइड सिम्टम की आ सकता है, तो ये आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, दोनों थिंग है। एमआरआई आप करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, तो आंसर होगा इन एमआरआई वी हैव अ स्पेसिफिक कंडीशंस दैट इज नोन एज मल्टीपल प्लेग इन एमआरआई। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जब हम करेंगे तो उसमें मल्टीपल प्लेग्स आपको देखने को मिलेंगे, और उन मल्टीपल प्लेग को हम क्या बोलेंगे, कंफर्म करने के लिए डायग्नोसिस आपका हो जाएगा मल्टीपल स्क्लेरोसिस। एक और कंडीशन जो याद रखनी है यहाँ पे वो है लैरमिट साइन। जो एमसीक्यू एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है, लैरमिट साइन। लैरमिट साइन क्या होता है ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पूछा जा सकता है। तो पहला पॉइंट आता है लैरमिट साइन इज आल्सो नोन एज बार्बर चेयर फिनोमिना। बार्बर चेयर फिनोमिना। बार्बर चेयर फिनोमिना। व्हाट इज बार्बर चेयर फिनोमिना और व्हाट इज द लैरमिट साइन, क्या होता है। आपने देखा होगा जब बार्बर के पास जाते हैं, जो हेयर कटिंग करते हैं उनके पास जाते हैं, और वो हेयर कटिंग करने के बाद जब वो हेड मसाज या इस तरह का जो वो मसाज वाला पार्ट करते हैं, तो आप देखते हैं बहुत ज्यादा अंदर सेंसेशन फील होने लग जाता है, ऐसे जन जन अंदर होता है, सेंसेशन फील होना स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह का जब हम बात करते हैं लैरमिट साइन के अंदर, लैरमिट साइन जो हम पढ़ते हैं यहाँ पे, इसमें क्या होता है, जब हम लैरमिट साइन की बात करते हैं तो लैरमिट साइन में भी क्या होगा, इलेक्ट्रिकल सेंसेशन इन द नेक रीजन। जो नेक वाला एरिया होता है, लैरमिट साइन में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो इसमें क्या देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रिकल सेंसेशन। ये जो सेंसेशन है ये क्या है, एबनॉर्मल सेंसेशन है, इट इज नॉट नॉर्मल सेंसेशन, इट इज एन एबनॉर्मल सेंसेशन। इलेक्ट्रिकल सेंसेशन विच इज एबनॉर्मल सेंसेशन, इनका प्रेजेंट होना, दैट कंडीशन इज नोन एज लैरमिट साइन। नॉर्मली वी डोंट हैव एनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल सेंसेशन हियर। यहाँ पे आपको कोई ऐसा सेंसेशन फील नहीं होता इलेक्ट्रिकल झटके लगने जैसा, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, लैरमिट साइन के अंदर आपको ये इलेक्ट्रिकल सेंसेशन प्रेजेंट मिल रहे हैं, पर्सन के अंदर इलेक्ट्रिकल सेंसेशन प्रेजेंट है। तो इस कंडीशन को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल सेंसेशन प्रेजेंट होना, दैट इज नोन एज लैरमिट साइन या बार्बर चेयर फिनोमिना। अदर वर्ड में क्या बोलते हैं, बार्बर चेयर फिनोमिना। क्लियर ये सभी को, लैरमिट साइन और बार्बर चेयर फिनोमिना, दिस इज क्लियर टू एवरीवन। मूव करें आगे नेक्स्ट पॉइंट के साथ। यहां तक कोई डाउट नहीं है, दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट
अगले पॉइंट के साथ मूव करते हैं, और ये कंडीशन आपको ध्यान से रखनी है। लैरमेट साइन बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है। कभी कभी इसको हर्मिट साइन भी बोलते हैं और इसको लैरमेट साइन दोनों ही बोल सकते हैं। तो हर्मिट जिसमें एल साइलेंट रहता है, लैरमेट जिसमें आप पूछा जा सकता है तो वो भी आप रख सकते हैं। दोनों एक ही है, लैरमेट बोलो या हर्मिट बोलो, बोथ आर द सेम थिंग्स। आफ्टर दिस वी हैव द मैनेजमेंट ऑफ दिस मल्टीपल स्क्लेरोसिस। एमएस का मैनेजमेंट हम क्या करेंगे, व्हाट मैनेजमेंट ऑप्शंस जो हमारे पास अवेलेबल है उसकी हम बात करते हैं। सो मैनेजमेंट ऑफ द नेक्स्ट जो आपका आएगा मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे तो देखते हैं मैनेजमेंट और उसको डिस्कस करते हैं यहाँ पे। मैनेजमेंट में सबसे पहले लिखा हुआ है नो क्योर। कोई क्योर पॉसिबल नहीं है, ट्रीटमेंट कुछ भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन यहाँ पे डैमेज हो जाएंगे और उसको रिजनरेट करना बहुत मुश्किल होता है। सो डिजीज में हमने स्टार्टिंग में भी लिखा था नियर बाई 80 to 85% केसेस जो होते हैं उनमें डिजीज जो होती है वो रिलैप्सिंग रिमिटिंग फेज में होती है। ठीक होती है वापस हो जाती है, ठीक होती है वापस हो जाती है। सो देयर इज नो पॉसिबल क्योर इज अवेलेबल फॉर दिस डिजीज। इसके लिए कोई भी पॉसिबल ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। वी ओनली प्रोवाइड द सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट। जो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट है वो दे सकते हैं, और धीरे धीरे पेशेंट जो है वर्स होता जाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। डिजीज जो है ऊपर से स्टार्ट होती है और स्लोली स्लोली नीचे जाती है, जिसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग वीकनेस टाइप ऑफ डिसऑर्डर। यहाँ पे कौन सी वीकनेस आती है, डिसेंडिंग वीकनेस टाइप ऑफ आपको वीकनेस देखने को मिलेगी। डिजीज के सिम्टम्स को क्यूर करने के लिए जो ऑटो इम्यून अटैक है उसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इंटरफेरोन बीटा 1 ए और बीटा 1 बी सबक्यूटेनियस आप दे सकते हैं। तो ये याद रखें, रूट ऑफ दिस इंटरफेरोन सबक्यूटेनियस हम लगाते हैं, ये सबक्यूटेनियस। और ये जो इंटरफेरोन बीटा 1 एंड बीटा 1 बी जो हम लगा रहे हैं यहाँ पे 1 ए एंड 1 बी, ये इंटरफेरोन बीटा 1 ए और 1 बी जो है, जब भी आप किसी पेशेंट को सबक्यूटेनियस देते हैं तो इससे आपका ऑटो इम्यून अटैक तो सप्रेस हो जाएगा, बट इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होगा, एक स्पेसिफिक टाइप की साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है, एडवर्स इफेक्ट। और वो एडवर्स इफेक्ट है कि पर्सन के अंदर यहाँ पे एलर्जिक टाइप ऑफ सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं फ्लू लाइक सिम्टम्स। पेशेंट में क्या आ सकते हैं, फ्लू लाइक सिम्टम्स आ सकते हैं। और वो फ्लू लाइक सिम्टम आने की वजह से आपके पर्सन के अंदर आपको कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेंगे बहुत सारे। सो इंटरफेरोन बीटा 1 ए और बीटा 1 बी जो है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे पेशेंट को सबक्यूटेनियसली, आपके ऑटो इम्यून रेस्पॉन्स को सप्रेस करने के लिए, ऑटो इम्यून डिजीज को क्योर करने के लिए। इसके साइड इफेक्ट क्या है, तो फ्लू लाइक सिम्टम्स पर्सन में देखने को मिल सकते हैं, लाइक रनिंग नोज, एलर्जी, एलर्जिक सिम्टम लाइक रेडनेस, ईचिंग, ये सारे सिम्टम्स जो है पर्सन में देखने को मिलेंगे आपके। तो ये सिम्टम्स आते हैं जब भी आप इंटरफेरोन देते हैं, और आप इसको ट्रीट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो एसिटामिनोफेन जो है वो ड्रग हम यहाँ पे यूज करते हैं कॉमनली। एसिटामिनोफेन या आइबुप्रोफेन जो आता है ये हम कॉमन यहाँ पे यूज करते हैं इस डिजीज को क्यूर करने के लिए। मैनेजमेंट के अंदर याद रखना है, एसिटामिनोफेन और आइबुप्रोफेन जो है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे फ्लू लाइक सिम्टम्स को क्योर करने के लिए। सो व्हाट इंपॉर्टेंट इन दिस डिजीज, तो आंसर होगा मैनेजमेंट इज नॉट पॉसिबल। ट्रीट करने के लिए फिर भी हम बीटा 1 ए और बीटा 1 बी जो है सबक्यूटेनियस लगा सकते हैं। साइड इफेक्ट में फ्लू लाइक सिम्टम्स है वो आपको देखने को मिलेंगे, और ट्रीट करने के लिए हम यहाँ पे एसिटामिनोफेन या आइबुप्रोफेन जो है वो हम कॉमनली यहाँ पे यूज कर सकते हैं डिजीज को क्योर करने के लिए। अदर मैनेजमेंट में हम यहाँ पे स्टेरॉइड्स जो थेरेपी है, स्टेरॉइड्स जो आता है कल भी मैंने बताया था, स्टेरॉइड्स हम दे सकते हैं यहाँ पे। और स्टेरॉइड का पर्पस क्या है, जो आपका इम्यून सिस्टम है उसको सप्रेस करने के लिए, इसको हम एज एन इम्यूनो सप्रेसेंट यूज करते हैं। इसका मेन पर्पस क्या है इसका, तो इम्यूनो सप्रेसेंट हम यूज करते हैं। 1 ग्राम आईवी डेली फॉर 3 डेज, 3 दिन तक हम ये देंगे इम्यूनो सप्रेसेंट आपको यहाँ पे एज ए इम्यूनो सप्रेसेंट आपको देना है। जब इम्यून सिस्टम आपका सप्रेस हो जाएगा तो ऑटो एंटीबॉडीज नहीं बनेगा, और ऑटो एंटीबॉडीज नहीं बनेगा तो आपका जो सीवियर ऑफ डिजीज जो है वो सीवियरिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, और पर्सन में कॉम्प्लिकेशंस आपको लेस देखने को मिलेंगे। सो दिस इज एन बेनिफिट ऑफ दिस डिजीज जो आपको इसमें देखने को मिलेंगे, इस प्रॉब्लम में आपको देखने को जो मिलेंगे।
सो मिथाइल प्रेडनिसोलोन 1 ग्राम आईवी डेली फॉर 3 डेज जो है वो हम दे सकते हैं। इम्यूनो सप्रेसेंट इसका पर्पज जो है वो किस लिए देते हैं, तो इम्यूनो सप्रेसेंट पर्पज के लिए हम इसको यूज करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज जो हमने बात किया यहाँ पे, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और उसके साथ में जीबीएस, और वो सारी डिजीज जो थी वो सारी हमने यहाँ पे कंप्लीट करी। अब हमारे पास जो यहाँ पे लास्ट डिजीज है बिफोर मूविंग ऑन द स्पाइनल कोर्ड डिजीजेस, वो है आपकी एएलएस, या जिसको मैं बोल सकता हूँ एमायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस। सो लास्ट डिजीज है जिसकी हम बात करेंगे, एमायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस, या जिसको हम एएलएस के नाम से जानते हैं, उसको हम बात करते हैं और शुरुआत करते हैं। सो यहाँ तक क्लियर है, मूव करें आगे। यस, किसी को कोई डाउट नहीं आता, कंटिन्यू करें नेक्स्ट डिजीज के साथ में, दैट इज एएलएस, एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस। एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस। सो यहाँ पे कुछ टर्म्स यूज करी है जिसकी हम बात करेंगे। अमायोट्रोफिक, पहला जो टर्म हम बात करेंगे यहाँ पे वो है आपको अमायोट्रोफिक। ए मायो मीन्स ए फॉर absence, मायो मीन्स मसल, ट्रॉफिक मीन्स मसल्स के अंदर एट्रोपी हो जाना, एट्रोपी। सो दिस इज एन एब्सेंस मसल्स एंड एट्रोपी। व्हाट दिस मीन, इसका मीनिंग क्या है? सो अमायोट्रोफिक मीन्स मसल्स के अंदर जो मसल स्टोन होता है वो एब्सेंट हो जाता है, और उसकी वजह से मसल्स के अंदर एट्रोपी हो जाती है, मसल्स जो है काम करना बंद कर देती है, एट्रोपी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। बिल्कुल। मल्टीपल स्क्लेरोसिस का पेशेंट जब भी आता है, एज ए नर्स अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी इन मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट में एज ए नर्स आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी? सो मल्टीपल स्क्लेरोसिस की अगर हम बात करें तो ये जो डिजीज है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस डिजीज है, वो सेंट्रली आपको अफेक्ट करती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, और उस कंडीशन में वीकनेस जो आ रही है वो डिसेंडिंग वीकनेस आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे। और उसी से रिलेटेड हमें कुछ पॉइंट जो यहाँ पे ध्यान रखने हैं, जो हम बात करते हैं और डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, जिसकी अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ऑलरेडी मैंने बताया इस डिजीज का कोई क्योर पॉसिबल नहीं है, और जब डिजीज का क्योर पॉसिबल नहीं है तो फिर हमें यहाँ पे जो पहला केयर जो हमारा आता है वो हमें ही करना होता है, और वो होता है सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट। एज ए नर्स जो आपका यहाँ पे मेन रोल आता है जब हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बात करते हैं। नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी इन एमएस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे, जब हम नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करेंगे तो पहला पॉइंट जो आता है वो आता है सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट। जो भी डिजीज के सिम्टम्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग पेशेंट्स को जो है डिजीज के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट आपको करना है, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट आपको प्रोवाइड करना है। पेशेंट में अगर डिजीज सीवियरिटी के साथ आती है तो उसको ट्रीट करने के लिए आपको इंटरफेरोन टाइम पे देना है, स्टूड थेरेपीज टाइम पे देना है, अगर फीवर आ रहा है तो उसके लिए एंटीबायोटिक देनी है, पेन हो रहा तो एनाल्जेसिक देना है। तो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट आपका नर्स का पहला रोल जो है, उसको ट्रीट करने के लिए आपको यहाँ पे प्रॉपरली मेडिकेशन जो है वो टाइम टू टाइम पेशेंट को प्रोवाइड यहाँ पे करनी है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा हमने बात किया कि बाउल एंड ब्लेडर के फंक्शन अल्टर्ड हो सकते हैं, उसके अलावा पेशेंट में फटीग इज वेरी कॉमन, फटीग हो सकता है,
बाउल ब्लेडर फंक्शन अल्टर्ड हो रहे हैं, बाउल ब्लेडर, तो इनके अकॉर्डिंग इनके रिलेटेड जो भी सिम्टम आ रहा है, अगर बाउल का फंक्शन अल्टर्ड हो रहा है तो उसका मैनेजमेंट आपको करना है। ब्लेडर का फंक्शन अल्टर्ड हो रहा है, लाइक पैसा यूरिन पास नहीं कर पा रहा पेशेंट, तो उसको फोलिस कैथेटराइज करना है। बहुत ज्यादा फेटिक फील कर रहा है, उसके लिए आपको इंप्रूवमेंट के लिए वहां पे मेथड्स यूज करना है, पेशेंट को डाइवर्ट करना है, उसको एक्सरसाइज करानी है, वो सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा अदर मैनेजमेंट जो हम यहाँ पे एज ए नर्स यहाँ पे करना है वो है आपका मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग के अंदर क्या ध्यान रखना है कि पेशेंट जो है लॉन्ग टर्म बेड रिडन होगा, बेड रिडन होगा, और जब बेड रिडन पेशेंट है तो वहां पे अदर कॉम्प्लिकेशंस लाइक वेरिकोज हो सकता है, पेशेंट में डीवीटी हो सकता है, पेशेंट के अंदर बेड सोर हो सकता है, तो उसके लिए आपको मॉनिटरिंग करनी है, उसको प्रॉपर ध्यान में रखना है, वो चीज आपको देखते रहना है। सो एक ये पॉइंट जो आपको मॉनिटरिंग में ध्यान रखना है कि लॉन्ग टर्म केयर आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उसके लिए आप यहाँ पे पेशेंट का ही ध्यान रखें। उसके अलावा पेशेंट एंड उसके फैमिली मेंबर का जो इंपॉर्टेंट एजुकेशन है वो देना बहुत जरूरी है कि अब डिजीज वापस ठीक होने वाली नहीं है, तो आप उनको उस डिजीज की पैथोलॉजी के बारे में बताएं, पूरा कंडीशंस बताएं, और उनको केयर के बारे में समझाएं कि आपको ये ध्यान रखना है, ऐसे ऐसे करना है, ये चीज है उसके बारे में ध्यान रखना है। अगर डिजीज रिलैप्स होने के चांसेस है तो रिलैप्सिंग में क्या सिम्टम्स आते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए पेशेंट को बोलना है। सो ये भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा अदर जो है वो साइको सोशल सपोर्ट, साइकोलॉजिकली पेशेंट को सोसाइटी के अंदर अगर हम बात करें तो वहां पे भी एक लो फील ना हो, उसके लिए पूरा सपोर्ट सिस्टम कैसे आपको देना है, एज ए नर्स आपको साइको सपोर्ट आपको प्रोवाइड करना है। तो ये सारी चीजें जो है एज ए नर्स आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। बाकी क्योर होना पॉसिबल नहीं है, तो सिर्फ हम साइकोलॉजिकल सपोर्ट और सिंपैथी दे सकते हैं, मैनेज करना तो पॉसिबल नहीं है, डिजीज को क्योर करना तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा। अब हम बात कर रहे थे एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस। सो ये जो डिजीज है इसमें मेन प्रॉब्लम होती है जब हम स्पाइनल कोड की बात करेंगे, तो लेटरल जो स्पाइनल कोड है, ये आपका स्पाइनल कोड होता है, ये सेंट्रल आपका पार्ट। सो जब हम इसके दो पार्ट करते हैं तो ये है राइट लेटरल एंड ये है लेफ्ट लेटरल। सो ये अगर पार्ट डैमेज हो गया या फिर इस वाले पार्ट में कोई इश्यू होता है, तो लेटरल पार्ट में इश्यूज होने की वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी, जिसको हम यहाँ डिजीज को डिटेल में डिस्कस करने वाले। सो क्या है, इट इज a disease of unknown cause in which there is a loss of motor function in the anterior horn of the spinal cord and the motor nuclei of the brainstem। स्पाइनल कोड का जो एंटीरियर हॉर्न है मैंने अभी बनाया था, फिर से बना देते हैं। ये जो आपका स्पाइनल कोड है, ये वाला जो पार्ट होता है, अगर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करें तो ये वाला जो पार्ट है, इसको ये आपके स्पाइनल कोड के क्या है, दीज आर द कोलम ऑफ द स्पाइनल कोड एंड दीज आर द हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कोड। सो ये आगे वाला होता है एंटीरियर, पीछे वाले होते हैं पोस्टीरियर, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। सो जो एंटीरियर हॉर्न है, ये एंटीरियर होता है मोटर, पोस्टीरियर होता है सेंसरी। तो ये एंटीरियर हॉर्न के जो मोटर फंक्शन है वो क्या हो जाएंगे, या डैमेज हो जाएंगे, मसल्स के अंदर जो मोटर सप्लाई है वो बंद हो जाएगी। और उसके साथ साथ में ब्रेन स्टेम, आपने डिटेल में जब स्टार्टिंग में मैंने एट में पढ़ाया था तब पढ़ाया था, याद होगा। जब हम ब्रेन की बात करते हैं तो ब्रेन जो है वो कुछ इस तरह से आपको देखने को यहाँ मिलता है। When we are discussing about the anatomy of the brain, so brain will be like midbrain, pons, medulla, then spinal cord. It will be look like this. So this is the area which is known as brainstem. This is then midbrain, pons and medulla. ये जो स्ट्रक्चर्स जो मैंने रेड कलर में यहाँ ड्रॉ करी है, these structures commonly known as the ब्रेन स्टेम, इनको हम क्या बोलते हैं, ब्रेन स्टेम। मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला, ये जो तीन स्ट्रक्चर्स हैं इन तीनों को कंबाइनली हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, दिस थ्री आर नोन एज एन ब्रेन स्टेम। और इस ब्रेन स्टेम में या फिर स्पाइनल कोड के मोटर पार्ट में डैमेज होने की वजह से आपको एक डिजीज देखने को मिलेगी, इसका नाम क्या है, अमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, या शॉर्ट में इसको बोलते हैं एएलएस। शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एएलएस, अमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस। इट इज आल्सो नोन एज ल्यू गेरिंग्स डिजीज। ये भी एक एमसीक्यू है जो आपको कभी कभी पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर कि ल्यू गेरिंग्स डिजीज कौन सी होती है।
सो ल्यू गेरिंग्स डिजीज ये क्या है और इसको क्यों ल्यू गेरिंग्स डिजीज के नाम से जाना जाता है, उसका रीजन, जो पर्सन था, जो सबसे पहले जिस पर्सन में डिजीज देखने को मिली थी उसका नाम था ल्यू गेरिंग्स, और इसी वजह से इस डिजीज का नाम क्या रखा, ल्यू गेरिंग्स डिजीज। डिजीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले डिजीज जो आपको देखने को मिली थी वो ल्यू गेरिंग्स पर्सन में देखने को मिली थी, और उसी के नाम पे इस डिजीज का नाम रखा गया था, ल्यू गेरिंग्स डिजीज। Lou Gehrig's is a baseball player was diagnosed with amyotrophic lateral sclerosis। नेम इसका ये क्यों रखा गया, तो यहाँ लिखा हुआ है क्लियरली, ल्यू गेरिंग्स इज अ बेसबॉल प्लेयर, ये एक बेसबॉल प्लेयर था और इसमें ये डिजीज सबसे पहले क्या हुई थी, डायग्नोस हुई थी, अमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, और इसी वजह से इस डिजीज का नाम क्या रखा, लियो गेरिंग्स डिजीज। क्या होता है इसमें, आप देखें यहाँ पे तो मस्कुलर एट्रोपी सीन इन दिस डिजीज, इस डिजीज में मेन सिम्टम्स में अगर हम बात करें तो क्या क्या देखने को मिलेगा, तो इंपोर्टेंट सिम्टम्स में आपका आएगा मसल्स की एट्रोपी हो जाती है, मसल जो है ऐसे श्रिंक हो जाएगी, छोटी सी मसल हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्टेड मसल्स आपको देखने को मिलेगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिकल सिम्टम्स जो आएगा इस डिजीज का वो है मस्कुलर एट्रोपी, मसल्स के अंदर साइज जो है वो एट्रोपी होकर डिजीज, मसल्स की साइज बहुत छोटी सी आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी, लाइक इन दिस पिक्चर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक नॉर्मल और एक एबनॉर्मल आपको दिखाई दे रहा है, दोनों यहाँ पे बनाए हैं न्यूरॉन। ये जो नॉर्मल है इसमें देखेंगे आप तो सब कुछ नॉर्मल है, कोई डैमेज नहीं हुआ है, और ये जो मसल्स है बिल्कुल हेल्दी मसल्स है, बिल्कुल आपकी कॉन्ट्रैक्टेड, बिल्कुल नॉर्मल जो मसल्स होती है वैसी मसल्स है। लेकिन जब हम इसकी बात करेंगे तो इसमें देखोगे तो न्यूरॉन डैमेज हो रखे, और ये न्यूरॉन डैमेज होने से ये मसल जो है इस मसल के कंपैरिजन में आप देखोगे तो इट इज अनेबल टू कॉन्ट्रैक्ट, एंड बिल्कुल स्मॉल मसल्स आपको देखने को मिलेगी। सो दिस इज नोन एज एएलएस न्यूरॉन। ये कौन सा है, एएलएस वाली कंडीशन है, ये है नॉन एलेंस नॉर्मल। सो दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज डिजीज्ड एलएस कंडीशन वाला न्यूरॉन जो है वो आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। यस, क्लियर टू एवरीवन व्हाट इज अमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, इंट्रोडक्शन क्लियर है सभी को यहाँ पे, दिस इज क्लियर टू एवरीवन, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, आई एम कमिंग इन 1 मिनट, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं इस डिजीज को और देखते हैं यहाँ पे क्या बचा हुआ है उसको कंप्लीट करते हैं।
चलिए मूव करते हैं आगे और कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट के साथ में और डिस्कस करते हैं यहाँ पे अमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस की। सो एएलएस जो हम बात कर रहे हैं उसके अंदर नेक्स्ट जो है वो है कोज ऑफ एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस। व्हाट इज द कोज हियर? क्या कोज है जिसकी वजह से यहाँ पे एएलएस जो है वो आपको देखने को मिल रहा है, यानी जो आपका स्पाइनल कोड का मोटर पार्ट है वो डैमेज हो रहा है, या ब्रेन स्टेम का जो पार्ट है वो डैमेज होने का रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन व्हाई दिस पार्ट इज डैमेज्ड एंड मसल्स इज नॉट कॉन्ट्रैक्टिंग, मसल्स एट्रोफी जो आपको देखने को मिल रही है, उसका कोज क्या हो सकता है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहला जो पॉइंट है वो तो अभी तक नॉन इटियोलॉजी है, जो हर डिजीज के साथ हम देख रहे हैं, मोस्ट ऑफ द डिजीज के साथ आपका जो कोज रहता है वो अभी भी क्या है यहाँ पे अननोन इटियोलॉजी है, अननोन कोज है, जिसकी अभी तक कुछ पता नहीं है कि किस वजह से डिजीज जो है वो आपको देखने को मिलती है। व्हाट आर द कोज बिहाइंड दिस, वी डोंट नो, यू डोंट नो, बट कुछ अदर यहाँ पे ऐसे रिसर्च और जो ऐसे एविडेंस बेस्ड अगर हम बात करें, इट इज नॉट द कंफर्मेटरी, बट कुछ ऐसे एविडेंस के बेस पे ऐसा देखा गया है कि जितने भी एएलएस के पेशेंट्स होते हैं उनमें आपको क्या देखने को मिलता है, ग्लूटामेट का लेवल जो है वो हाई देखने को मिलता है। सो इट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टडीज, वेरियस एएलएस के जो पेशेंट्स हैं उनमें स्टडीज करी गई और ये देखा गया कि उन पेशेंट्स के अंदर जो एएलएस पेशेंट जितने भी होते हैं उन पेशेंट्स के अंदर एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस के पेशेंट में ग्लूटामेट का लेवल हाई होने की वजह से, ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल हाई होने की वजह से ऐसा देखा गया कि उन पेशेंट्स में आपको ये एएलएस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा अदर जो कोज है वो तो आपको सबको पता ही है, द सिंगल कोज इज दैट इज ऑटो इम्यून रेस्पॉन्स। बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा ऑटो इम्यून रेस्पॉन्स आएगा और ऑटो इम्यून रेस्पॉन्स की वजह से आपके बॉडी के जो सेल के जो न्यूरॉन है वो क्या हो जाएंगे, या सेल है वो डैमेज होगी और उसकी वजह से आपको ये डिजीज देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो दिस इज द कोज फॉर एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस। एएलएस की जो कोज है जो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे वो सारे आपके स्क्रीन के ऊपर। कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट आगे और डिस्कस करते हैं इसमें रिमेनिंग पार्ट को। द नेक्स्ट इज एन क्लिनिकल सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज। इस डिजीज में आपको क्या क्या क्लिनिकल सिम्टम्स, क्लासिकल सिम्टम्स जो है वो क्या क्या देखने को मिलेंगे? व्हाट आर द कॉमन क्लासिकल सिम्टम्स जो इस डिजीज में आपको देखने को मिल सकते हैं? यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे उसको हम बात करते हैं। डिपेंड ऑन द लोकेशन ऑफ द अफेक्टेड न्यूरॉन, पर्सन विल हैव द फैटिक। मसल जब वीक हो जाएगी, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी, मसल्स में कोई कॉन्ट्रेक्शन कोई फंक्शन नहीं हो रहा, तो ऑब्वियसली मसल्स क्या हो जाएगी, वीक आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी, तो मस्कुलर वीकनेस यहाँ देखने को मिलेगी। उसके अलावा प्रोग्रेसिव मसल्स वीकनेस, कंटिन्यूसली यहाँ मसल्स वीक होती जाएगी। क्रैम्पिंग्स आपको देखने को मिलेगी। फेसिकुलेशन एंड इनकोऑर्डिनेशन, बहुत ज्यादा मसल्स में फेसिकुलेशन होगा, ऐसे ऐसे मसल्स फ्लैक्चुएट होगी, फ्लैक्स 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 फेसिकुलेशन जो है वो देखने को मिलेगा। मसल्स में कोऑर्डिनेशन का लेक रहेगा, इनकोऑर्डिनेशन आपको देखने को मिलेगा। इन 25% पेशेंट विथ वीकनेस स्टार्ट इन क्रेनियल मसल्स, जितने भी पेशेंट्स होते हैं एलएस में उनमें 25% में वीकनेस कहां से स्टार्ट होती है? तो आंसर होगा फर्स्ट अफेक्ट द क्रेनियल मसल्स एंड देन मूव टुवर्ड द अदर पार्ट। डिस्फेजिया, डिफिकल्टी इन swallowing, डिफिकल्टी इन swallowing, ये भी आपको एक कॉमन यहाँ पे प्रॉब्लम जो देखने को मिलेगी इस पर्सन में कि swallowing डिफिकल्टी हो जाएगी, पर्सन प्रॉपर swallow नहीं कर पाएगा। डिस्फेजिया, एस आ गया मतलब डिफिकल्टी इन स्पीच, जहां पे जी आता है वहां पे जीआईटी, और जीआईटी का मतलब swallowing, और जहां एस आता है उसमें डिफिकल्टी इन स्पीच, बोलने में उसको तकलीफ होगी, बोल नहीं पाएगा, स्पीच डिफिकल्टी जो है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। सो डिफिकल्टी इन स्पीच दैट इज डिस्फेजिया एंड डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग दैट इज जी वाला, जीआईटी याद रखना है, स्वेलोइंग में डिफिकल्टी होगी, डिस्फेजिया आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। सो दिस इज देन डिस्फेजिया एंड डिस्फेजिया, दोनों ही आपको यहाँ पे याद रखने हैं, दोनों ही पॉइंट आपको अपने माइंड में क्लियर रखने यहाँ पे। एंड वन इज डिस्निया, जो लास्ट में लिखा है डिस्निया। डिस्निया, जब हम डिस्निया की बात करते हैं तो डिस्निया का मतलब होता है डिफिकल्टी इन ब्रीथ, डिफिकल्टी
इन ब्रीथिंग, सांस लेने में भी इसको क्या होगी, तकलीफ आपको देखने को मिलेगी, दैट इज डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। सो दीज आर द सिम्टम्स जो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। एक यहाँ पे पिक्चर बनाया, एनिमेशन पिक्चर, जिसके थ्रू आप ये चार जो मेन सिम्टम्स है वो याद रख सकते हैं। अगर आप इनको याद नहीं रख सके तो कोई इश्यू नहीं है। मेन चार सिम्टम्स जो आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ लिखे हुए हैं, फर्स्ट इज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ड्यू टू द weakness in the diaphragm, muscle weakness. Second thing is person is unable to move or unable to walk properly because person is having muscle weakness. जो आपकी बॉडी की मसल्स है वो वीक रहेगी। द नेक्स्ट वन इज मस्कुलर एट्रोपी, मसल्स में श्रिंक हो जाएगी, मसल्स एट्रोपी आपको देखने को मिलेगी। एंड द नेक्स्ट वन इज मस्कुलर रिजिडिटी, मसल्स टाइट हो जाएगी। ये चार बेसिक सिम्टम्स जो आपको नहीं दिख रहे तो याद रख ले, मैं लिख देता हूं अगर नहीं दिख रहे तो। फर्स्ट इज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, respiratory distress, and the reason is due to the paralysis of diaphragm. The next one is muscle weakness, आपको यहाँ देखने को मिलेगी। whole body muscle weakness, then muscular atrophy, muscle atrophy, and the last one is muscle rigidity. रिजिडिटी। सो ये चार सिम्टम्स जो है आपको यहाँ पे क्लासिकली याद रखना है जब हम बात करते हैं एएलएस, एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस की। कम से कम ये चार सिम्टम तो याद रखें ही रखें। एंड उसके साथ में वीकनेस जो स्टार्ट कहां से होती है, तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट 25% पेशेंट में वीकनेस जो स्टार्ट होती है वो क्रीनियल मसल से जो है वो आपको देखने को मिलती है। सो दीज आर द क्लिनिकल सिम्टम एसोसिएटेड विद एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस और एएलएस, एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस और एएलएस, जिसमें आपको ये सिम्टम्स जो है वो देखने को मिलते हैं। The next one is assessment and diagnostic finding on ALS, amyotrophic lateral sclerosis में असेसमेंट और डायग्नोस्टिक फाइंडिंग हम यहाँ पे क्या क्या करेंगे, क्या क्या आपको असेसमेंट करना है और क्या क्या इसमें डायग्नोस्टिक फाइंडिंग जो है आपको यहाँ पे परफॉर्म करनी है, क्या क्या डायग्नोसिस आपको यहाँ करनी है। सो असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग जहां पे आप देखेंगे क्लिनिकल एंड साइन एंड सिम्टम्स जो है उनको आप देखेंगे, लाइक मसल वीकनेस हो रही है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रही है, मसल रिजिडिटी हो रही है, मसल में एट्रोफी हो गई है, तो मतलब वो इंडिकेट कर रहा है एलएस हो सकता है। उसके साथ साथ में ईएमजी, इलेक्ट्रोमायोग्राफी, ईएमजी इज द इलेक्ट्रोमायोग्राफी, जो मसल्स है उसको हम ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे और उसको हम देखेंगे यहाँ पे। सो मसल्स को ग्राफिकली प्रेजेंट करना, फेसिकुलेशन मतलब मसल्स का ऐसे ऐसे करना। आपने देखा होगा बहुत बार फेस के ऊपर ये मसल ऐसे ट्विच करती है, ट्विचिंग होना, मसल्स का ट्विच करना, दैट इज फेसिकुलेशन। फेसिकुलेट करना, ट्विचिंग करना, मसल्स का मूवमेंट करना, बहुत सडनली ऐसे ऐसे मूव करना, जो अपने फेस पे देखने को मिलता है, कभी कभी ऐसे ऐसे मूवमेंट होता रहता है। सो दैट इज द फेसिकुलेशन, मसल ट्विचिंग या फेसिकुलेशन। इलेक्ट्रोमायोग्राफी हम करेंगे और इस मायोग्राफी करने से आपको क्या पता चलेगा, तो जो मसल्स की एक्टिविटी है, मसल एक्टिविटी, वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगी कि प्रॉपर है या नहीं है, मसल्स वीक है या नहीं है, मसल्स एट्रोपी हो रखी है या नहीं हो रखी है, मसल्स में रिजिडिटी है या नहीं है, और पर्सन के अंदर इलेक्ट्रिकली मसल को स्टिमुलेट करने पे वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है या नहीं हो रही, वो सारा आपको इससे ईएमजी से पता चल जाएगा। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रोमायोग्राफी कर सकते हैं और उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं मसल्स वीकनेस को। सो दीज आर द टेस्ट विच वी कैन परफॉर्म। द नेक्स्ट वन इज एन मैनेजमेंट ऑफ दिस डिजीज। क्या यहाँ पे मैनेजमेंट रहेगा, इस डिजीज को क्योर करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल है जिसके थ्रू आप इस डिजीज को ट्रीट कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट ऑप्शंस अवेलेबल इन दिस डिजीज, एंड दीज आर द मैनेजमेंट। नो स्पेसिफिक मैनेजमेंट आफ्टर 3 to 5 ईयर डेथ विद रेस्पिरेटरी फेलियर। ड्रग, यहाँ पे एक ड्रग दी गई है जिसको बोलते हैं रिलुजोल। ये रिलुजोल जो है स्पेसिफिक ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर एलएस। और इसका काम क्या है, तो ये ड्रग क्या करती है, आपके पर्सन के अंदर सिम्टम्स की सीवियरिटी को रिड्यूस कराती है। सो रिलुजोल
हम यूज कर सकते हैं, जो मसल्स के सिम्टम्स की सीवियरिटी को रिड्यूस करने में आपकी हेल्प करेगी, बट ये क्योर नहीं करेगी। सिम्टम्स की सीवियरिटी कम कराएगी, मसल्स को डैमेज होने से बचाएगी, बट ये ड्रग किसी भी तरीके से कोई भी पर्सन में क्योर नहीं करेगी। तो इट्स एन एंटी एएलएस ड्रग, इट्स ए स्पेसिफिक एंटी एएलएस ड्रग है जो हम यूज करते हैं। और पर्सन के अंदर रेस्पिरेटरी वीकनेस आ रही है, उसको क्योर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैकेनिकल वेंटिलेशन जो हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। मसल पर्सन का जो रेस्पिरेटरी वीकनेस आ रहा है उसको क्योर करने के लिए आप क्या दे सकते हैं, मैकेनिकल वेंटिलेशन जो है वो हम परफॉर्म यहाँ पे करेंगे। तो मैकेनिकली वेंटिलेट कर सकते हैं हम पर्सन को रेस्पिरेटरी वीकनेस को क्योर करने के लिए। This is all about the management of this ALS and this is all about the ALS, amyotrophic lateral sclerosis, यहाँ पे कंप्लीट होता है। और हमारा जो बेसिकली जितने भी ब्रेन और रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स थे वो सारे यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर दिए। अब हमारे पास बचती है सिर्फ और सिर्फ स्पाइनल कोड इंजरीज और स्पाइनल कोड डिजीज। तो स्पाइनल कोड इंजरीज के अंदर जो हम डिजीज यहाँ पढ़ने वाले हैं वो कुछ दो टाइप से डिजीज हम यहाँ पढ़ेंगे स्पाइनल कोड इंजरी में। एक मैं आपको पढ़ाऊंगा ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया एंड दूसरा मैं आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट डिजीजेस जो आपको देखने को मिलेगी, वो है एंटीरियर कोड सिंड्रोम, पोस्टीरियर कोड सिंड्रोम, सेंट्रल कोड सिंड्रोम एंड लेटरल कोड सिंड्रोम, या जिसको हम ब्राउन सिक्वर्ड सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। तो ये सिंड्रोम सारे मैं आपको पढ़ाऊंगा और उसके बाद हमारा ये सिस्टम जो है वो एंड हो जाएगा। इस सिस्टम को हम एंड कर देंगे और फिर हम मूव कर जाएंगे डे आफ्टर टुमारो। परसों से मैं स्टार्ट कर दूंगा आपका एक और इंपॉर्टेंट सिस्टम, दैट इज रेनल सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट रेनल सिस्टम। सो स्टार्ट करते हैं ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया। यहां तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट डिजीज जो है उसके ऊपर, और वो है आपका ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया। सो अगली डिजीज के ऊपर कंटिन्यू करते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, अदरवाइज वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट डिजीज, दैट इज ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज इन आवर नर्वस सिस्टम। चलिए मूव करते आगे और कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। दर्शन, माइग्रेन और हेडेक बाकी है, बिल्कुल माइग्रेन और हेडेक भी पढ़ा देंगे, बिल्कुल माइग्रेन भी कल पढ़ा देंगे, डोंट वरी। सो माइग्रेन और हेडेक जो है वो भी बता देंगे। इट्स नॉट ए डिजीज कंडीशन और इट्स नॉट ए न्यूरोलॉजिकल डिजीज, बट उसको भी हम कल आपके साथ शेयर करेंगे और उसको भी डिस्कस कर देंगे, डोंट वरी। तो कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट डिजीज के साथ में, और वो है ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया। ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया की बात करें तो ये एक टाइप की डिजीज है जो आपको स्पाइनल कोड इंजरीज में देखने को मिलेगी। ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया कब देखने को मिलती है, जब पर्सन में क्या होता है, स्पाइनल कोड इंजरी जो है वो आपको देखने को मिलती है, तब आपको ये डिजीज जो है वो देखने को यहाँ पे मिलेगी, स्पाइनल कोड इंजरी या SCI, ऑटोनोमिक
डिसरिफ्लेक्सिया, जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, स्पाइनल कोड इंजरी जो है उसकी वजह से आपको ये देखने को मिलती है। अब यहाँ पे एक स्पेसिफिक पॉइंट जो याद रखना वो है कि इंजरी विच इज प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ T6 और अबव, T6 या इसके ऊपर वाले पार्ट जो हमारा स्पाइनल कोड है, लाइक दिस इज द स्पाइनल कोड एंड यहाँ पे C1 C2 C3 T आपका आएगा, तो ये है T6। अगर इंजरी यहाँ पे T6 पे है या इसके ऊपर किसी भी पार्ट में T5 T4 T3 T2 T1 C8 C7 6 5 4 1 किसी भी लेवल पे T6 के अबव पार्ट पे है, तो उस कंडीशन में, इन दैट सिचुएशन, पर्सन के अंदर यहाँ पे जो प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, अगर इस किसी भी पार्ट में इंजरी प्रेजेंट है यहां तक, तो यहां पे एक स्पेसिफिक कंडीशन जनरेट हो सकती है जिसको हम क्या बोलेंगे, ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया। रिमेंबर दैट द ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया इज ओनली प्रेजेंट इन केस ऑफ स्पाइनल कोड इंजरी विच इज प्रेजेंट एट द T6 और अबव T6। बट ये भी ध्यान रखें कि T6 के लेवल पे या उसके ऊपर इंजरी हो गई है, इसका मतलब ये नहीं कि ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया हो गया है। इंजरी होने के बाद में कुछ ऐसे ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं जो इस डिजीज को ट्रिगर करेंगे। देयर आर फ्यू फैक्टर विच इज नोन एज ट्रिगर फैक्टर एंड दैट फैक्टर ट्रिगर द डिजीज, जो मैं यहां पे बताऊंगा आपको। द मोस्ट कॉमन ट्रिगर फैक्टर इज द बाउल एंड ब्लेडर। ब्लेडर का एक्सेसिवली डिस्टेंड होना, यूरिन पास नहीं कर पाना, यूरिन का बहुत ज्यादा भर जाना, या बाउल का एक्सेसिव डिस्टेंड होना, उस कंडीशन में अगर पेशेंट में T6 के उसके ऊपर इंजरी प्रेजेंट है, तो वहां पे क्या देखने को मिलेगी, ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया आपको देखने को मिलेगा। तो क्या होगा देखते हैं और स्टार्ट करते हैं यहाँ पे इस डिजीज को। ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया इज अ लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी इन पेशेंट्स विद स्पाइनल कोड इंजरी दैट causes a hypertensive emergency। पहला एमसीक्यू यहाँ पे, ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया में सबसे मेजर इश्यू क्या होता है, पहली पॉइंट जो याद रखना है, द मेजर थिंग विच इज प्रेजेंट इन ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया, तो आपका आंसर होगा हाइपरटेंसिव क्राइसिस जो है वो आपको देखने को मिलेगा। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी जो है आपको देखने को मिलेगी। बीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कैसे बढ़ता है मैं अभी बताऊंगा, पूरा पैथोफिजियोलॉजी यहाँ पे। एंड इट इज आल्सो कॉल्ड ऑटोनोमिक हाइपर रिफ्लेक्सिया, डिसरिफ्लेक्सिया, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, ऑटोनोमिक हाइपर रिफ्लेक्सिया। इट अकर्स अमंग पेशेंट्स विथ कोल्ड लीजन अबाउट T6 द सिंपैथेटिक विसरल आउटफ्लो लेवल। जो हमारा स्पाइनल कोड है इसमें आपने ऑलरेडी पढ़ा है पहले भी, T6 जो होता है, ये T6 इसके अपर पार्ट से, यहां से जो आपके न्यूरॉन आते हैं, ये कौन सा फ्लो होता है, सिंपैथेटिक विसरल फ्लो, जो विसरल ऑर्गन्स को सप्लाई होने वाला जो सिंपैथेटिक, मैंने अलग अलग फ्लोज आपको लिखवाए, आप पढ़ेंगे अगर आप जाके प्रीवियस क्लासेस में, तो वहां आप देखेंगे तो विसरल फ्लो जो है वो आता है अबाउट T6 लेवल से, और इसी वजह से इस पार्ट से ऊपर इंजरी है तो ये सिम्टम्स आएंगे, बाकी देखने को नहीं मिलेंगे। तो दो पॉइंट यहां पे याद रखना है। पहला पॉइंट, व्हाट इज ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया, तो आंसर होगा अबनॉर्मली बहुत ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है जहां पे एक्सेसिवली अबनॉर्मली बीपी का बढ़ जाना, हाइपरटेंसिव क्राइसिस होना, दैट इज ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया। कब होता है, तो आंसर होगा इफ एनी पर्सन हु इज सफरिंग विद इंजरी एट द लेवल ऑफ T6 और अबव द T6 या उससे ऊपर किसी भी पार्ट में है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि पेशेंट इज हैविंग रिस्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया। सो इंजरी, एनी टाइप ऑफ इंजरी विच इज प्रेजेंट at the level of T6 और above the level of T6 that can cause autonomic dysreflexia, वो क्या कर सकता है, autonomic dysreflexia जो है वो cause कर सकता है। यस, मूव करें आगे, नेक्स्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं यहाँ पे ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया में, एंड नंबर ऑफ स्टिमुलाई मे ट्रिगर दिस रिफ्लेक्स। एमसीक्यू, नॉर्मली अगर पर्सन को स्पाइनल कोड इंजरी है T6 क्या उसके ऊपर लेवल पे, और अगर आपके पर्सन को आपने ट्रिगर फैक्टर बचा के रखे तो ये डिजीज नहीं होगा, ये प्रॉब्लम नहीं आएगी।
अगर पेशेंट में स्पाइनल कोड इंजरी हो भी गया, लेकिन जो मैं ट्रिगर फैक्टर आपको बताने वाला हूं, अगर हम इनको प्रिवेंट कर दें तो कभी भी ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया नहीं होगा। लेकिन अगर ये ट्रिगर फैक्टर प्रेजेंट रहेंगे तो ये क्या करेगा, पर्सन के अंदर डिजीज कोज करेगा, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब वो ट्रिगर कौन कौन से है, तो पहला मोस्ट कॉमन ट्रिगर दैट इज द डिस्टेंडेड ब्लेडर। डिस्टेंडेड ब्लेडर द मोस्ट कॉमन कोज। अब ब्लेडर डिस्टेंशन के बहुत सारे कोज हो सकते हैं। लाइक अगर पेशेंट कैथेटराइज है तो फोलिस का किंक होना, कैथेटर किंक हो गया, या बेग को बहुत ऊपर रखा हुआ है, उसकी वजह से हो सकता है। अगर पेशेंट कैथेटराइज नहीं है तो अदर कोई फैक्टर की वजह से यूरिनरी रिटेंशन हो रहा है तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ सकती है। सो यहां लिखा हुआ है डिस्टेंशन ऑफ और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द विसरल ऑर्गन स्पेशली द बाउल फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन और इंपाक्शन। सो पहला पॉइंट क्या हो गया, ब्लेडर डिस्टेंशन जो सबसे कॉमन में आता है। दूसरा कोज क्या है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, बाउल डिस्टेंशन ड्यू टू इंपाक्शन और कॉन्स्टिपेशन। पेशेंट में अगर किसी तरह का स्पाइनल कोड इंजरी है जो T6 के अबव है, और उस पेशेंट में अगर आपने कॉन्स्टिपेशन हो गया, पेशेंट को, ए पेशेंट इज सफरिंग विद कॉन्स्टिपेशन और स्टूल इंपाक्शन, स्टूल बाहर पास नहीं कर पा रहा है, तो उस कंडीशन में बाउल जो है वो क्या होगी, डिस्टेंडेड होगी, कॉन्ट्रेक्शन होगा, डिस्टेंशन होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, और उसकी वजह से आपके पेशेंट में आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया। एंड थर्ड जो कोज है वो है आपका स्किन स्टिमुलेशन, स्टिमुलेशन ऑफ द स्किन, दैट इज टैक्टाइल पेन, थर्मल स्टिमुलाई, प्रेशर, अल्सर, ये सारी वजह से। तो दो टोटल यहां पे 3 फैक्टर है। पहला पॉइंट क्या है कि पर्सन के अंदर स्पाइनल कोड इंजरी हो गया जो T6 किया उससे उसके ऊपर लेवल पे था, उसके बाद या तो ब्लेडर के अंदर यूरिन भर गया, किसी भी वजह से ब्लेडर डिस्टेंड हो गया, या बाउल के अंदर स्टूल इंपाक्शन या कॉन्स्टिपेशन हो गया, या फिर बहुत ज्यादा स्किन का स्टिमुलेशन हो रहा है, लाइक बेड सोर की वजह से हो रहा है, या फिर टैक्टाइल स्टिमुलेशन हो रहा है, बार बार कोई टच कर रहा है, पेन की वजह से हो रहा है, ये प्रेशर स्टिमुलाई हो रहा है, थर्मल स्टिमुलाई हो रहा है, तो उसकी वजह से आपको ये देखने को मिल सकता है। सो यहाँ पे एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो आता है, एज ए नर्स फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया व्हाट इज योर नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपको ये माइंड में क्लियर कर लेना है, एज ए नर्स आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कि आप क्या करें, किसी भी तरीके से कुछ भी हो जाए पर ना तो ब्लेडर को डिस्टेंड होने देना है, ना ही स्टूल को इंपाक्शन या डिस्टेंशन आपके और जो कॉन्स्टिपेशन है वो होने देना है, और ना ही किसी तरह का कोई भी स्किन स्टिमुलेशन आपको होने देना है। इन तीनों को आपको प्रिवेंट करना है, ये आपकी एज ए नर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर इनमें से कोई भी फैक्टर प्रेजेंट है तो पेशेंट को क्या डेवलप हो जाएगा, ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया। सो उसको प्रिवेंट करना एज ए नर्स हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सो दीज 3 आर द फैक्टर क्लियर टू एवरीवन। ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया ऐसा कंडीशन है जो आप कितनी भी कोशिशें कर लो बहुत मुश्किल से समझ आता है, लेकिन मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से आपको क्लियर करूंगा। बस आपको ये फैक्टर्स पॉइंट जो मैंने बताए वो क्लियर होने चाहिए। तो मैंने 2 कंडीशन यहां पे लिखी है। पहला मैंने लिखा है कि इंजरी जो है वो T6 के या उसके ऊपर वाले लेवल पे होनी चाहिए, और दूसरा इनमें से कोई ना कोई एक ट्रिगर फैक्टर उस पर्सन में प्रेजेंट होना चाहिए, तभी क्या होगा, ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा, अदरवाइज ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया देखने को नहीं मिलेगा। पैथोफिजियोलॉजी कैसे ये डिजीज होती है उसको मैं पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूं, पूरा समझाता हूं। सो ये है स्पाइनल कोड, दिस इज द स्पाइनल कोड एंड दिस इज द लेवल ऑफ T6। दीज आर द लोअर लिम्स। नाउ पेशेंट को यहाँ पे both animes, both either it is hot or either it is cold, both will stimulate, excessive hot or excessive cold both will stimulate। सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पेशेंट इज हैविंग इंजरी एट द लेवल ऑफ T6। यहाँ पे क्या हो रखा है, इंजरी हो रखा है। इंजरी होने का मतलब क्या है,
कि जो न्यूरॉन अपर पार्ट से ब्रेन से जो आ रहे थे वो यहाँ पे कट हो गए, और इनका सप्लाई जो नीचे जा रहा था वो यहाँ से खत्म हो गया। और जो न्यूरॉन लोअर पार्ट से जो मोटर सा यहाँ सेंसरी जो लेके जा रहे थे ये ब्रेन में, ये भी यहाँ पे आ गए और ये इस तरह से खत्म हो। मीन्स जो बॉडी के न्यूरॉन का अपर एंड लोअर पार्ट के बीच में कनेक्शन था वो क्या हो गया, यहाँ पे खत्म हो गया। देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी विथ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का जो कनेक्शन था वो आपने काट दिया। अब क्या होगा, हियर वी हैव द ब्लेडर। यहाँ पे हमारा प्रेजेंट है ये ब्यूटीफुल ब्लेडर। जस्ट एग्जांपल मैं यहाँ ड्रॉ करके आपको दिखा रहा हूं। एंड ड्यू टू एनी रीजन पेशेंट इज हैविंग डिस्टेंडेड ब्लेडर, कोई ट्रिगर फैक्टर प्रेजेंट होगा तभी तो यहाँ पे डिजीज होगा। सो पेशेंट में क्या हो रहा है, ब्लेडर डिस्टेंशन हो रहा है, ब्लेडर डिस्टेंशन। ब्लेडर के डिस्टेंशन होने का रीजन क्या है, यहाँ पे किस वजह से हो रहा है, तो आपका यहाँ पे ब्लेडर डिस्टेंडेड होने का रीजन है ट्रिगर फैक्टर किसी भी वजह से, लाइक फोलिस कैथेटर था वो किंक हो गया, या बेग को आपने बहुत ऊपर रखा, या पेशेंट के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रखा है पाथवे में, किसी भी वजह से ये ब्लेडर डिस्टेंड हो गया। और ब्लेडर डिस्टेंशन होने की वजह से अब क्या होगा। नाउ अगर मैं आपसे पूछूं, इफ आई विल आस्क यू, ब्लेडर डिस्टेंशन हो रखा मतलब पर्सन यूरिन पास नहीं कर पा रहा है तभी ब्लेडर डिस्टेंशन हो रखा है। सो पेशेंट यूरिन जो है वो कौन से सिस्टम में पास करता है, पैरासिंपैथेटिक में और सिंपैथेटिक में। विच सिस्टम स्टिमुलेट द यूरिनेशन, सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक। जल्दी से कमेंट करना है, कौन सा सिस्टम जो है आपको यूरिन पास कराता है, सिंपैथेटिक सिस्टम और पैरासिंपैथेटिक सिस्टम। जब हम बिल्कुल यूरिन की बात करते हैं तो हमारा जो पैरासिंपैथेटिक, पवन सेन, यूरिन पास कौन कराता है, तो आंसर होगा पैरासिंपैथेटिक। यूरिन हम किसकी वजह से पास करते हैं, पैरासिंपैथेटिक की वजह से। अब जो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है वो है कि इस कंडीशन में पर्सन यूरिन पास नहीं कर पा रहा है, इस कंडीशन में पर्सन यूरिन पास नहीं कर पा रहा है, इट मींस यूरिन पास नहीं करने वाला कौन सा सिस्टम होता है, किस सिस्टम में यूरिन पास पर्सन नहीं कर पाता है। जल्दी से कमेंट करें, कौन सा सिस्टम जो है यूरिन पास नहीं करने देता है। यूरिनरी डिस्टेंशन, यूरिनरी रिटेंशन कौन से सिस्टम में देखने को मिलेगा, कौन सा सिस्टम यूरिन पास नहीं करने देगा। विच सिस्टम डज नॉट अलाउ टू पास यूरिन। बिल्कुल, सिंपैथेटिक सिस्टम डज नॉट अलाउ टू पास यूरिन। तो यहां पे ब्लेडर के अंदर यूरिन भरा हुआ, यूरिन पास नहीं कर रहा है, इट मींस ये कौन सा सिस्टम स्टिमुलेट होगा यहाँ पे, तो आप बोलेंगे सर सिंपैथेटिक सिस्टम यहाँ पे स्टिमुलेट हो गया। कौन सा सिस्टम स्टिमुलेट हो गया, सिंपैथेटिक सिस्टम। सिंपैथेटिक सिस्टम क्यों स्टिमुलेट हुआ, तो आंसर क्या होगा, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होने का रीजन है वो है कि ब्लेडर से यूरिन पास नहीं हो रहा है, इससे क्या सिस्टम स्टिमुलेट हो जाएगा, सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट होगा। सिंपैथेटिक सिस्टम कहां पे स्टिमुलेट हुआ, इस पार्ट के अंदर, यहां से सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट हो गया, लोअर पार्ट से स्टार्ट हुआ। नाउ ये जो न्यूरॉन है ये सिंपैथेटिक मैसेज को लेके जाएंगे ऊपर की तरफ, और जब ये ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो यहां पहुंचेंगे तो यहां से आगे ये मैसेज नहीं जा सकता। सिंपैथेटिक मैसेज जो है वो इस पार्ट से ऊपर वाले पार्ट में नहीं जा पाएगा क्योंकि यहां पे कनेक्शन कट हो रखा है। इट मींस बिलो द लेवल ऑफ इंजरी, T6 के बिलो, बिलो T6 आपका कौन सा सिस्टम स्टिमुलेट हो गया, सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट हो गया।
Below the level of injury, which system is stimulated? Answer is sympathetic system is stimulated, and this message will not pass to the brain because here the neuron is damaged. अब जब यहां पे एक्सेसिव सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगा तो क्या देखने को मिलेगा? सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होने से यहां की जो वेसल्स है वो क्या होगी? वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन कोस करेगी। वेसल्स क्या करेगी? कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। और वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होने से वी नो दैट हमारी बॉडी के अंदर जो हाईएस्ट वीनस ब्लड होता है, ब्लड की बात करें और ब्लड में हम वीनस ब्लड की बात करें तो जो हाईएस्ट वीनस ब्लड होता है वो कहां पे प्रेजेंट रहता है? लोअर लिम्ब में होता है। और जब यहाँ की लोअर लिम्ब की वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी ड्यू टू द सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, तो इन वेसल्स के थ्रू जो ब्लड वेसल्स यहाँ प्रेजेंट है, वेन जो यहाँ प्रेजेंट है, वो वेन क्या करेगी? ब्लड को कहां लेके जाएगी? ऊपर लेके जाएगी। भाई वेसल्स के थ्रू ब्लड कहां गया? ऊपर की तरफ गया, किसके पास? हार्ट के पास। और हार्ट के पास वीनस रिटर्न क्या होगा? ज्यादा। वीनस रिटर्न ज्यादा तो कार्डियक आउटपुट भी ज्यादा, और कार्डियक आउटपुट ज्यादा होगा तो उस कंडीशन में आपके अपर पार्ट की वेसल्स और अपर पार्ट में बहुत ज्यादा ब्लड आपको देखने को मिला। नीचे से सारा ब्लड कहां जा रहा है? ऊपर। ऊपर सिंपैथेटिक स्टिमुलेट हुआ नहीं तो वहां की वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हुई नहीं है, वहां की वेसल्स नॉर्मल है, और नॉर्मल है तो उनमें ज्यादा से ज्यादा ब्लड भरेगा। नीचे वाला सारा ब्लड कहां जाएगा? ऊपर। और उस कंडीशन में अपर पार्ट में क्या होगा? हाइपरटेंशन आपको देखने को मिलेगा। सीवियर हाइपरटेंशन आपको मिलेगा ड्यू टू द इंक्रीज वॉल्यूम इन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ऊपर पार्ट में क्या हो गया? हाइपरटेंशन। और जब एक्सेसिव हाइपरटेंशन होगा, बहुत ज्यादा बीपी बढ़ेगा, तो हमारा हार्ट जो है वो क्या बोलेगा ब्रेन को कि भाई आप पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेट करो, जिससे वेसल्स को डायलेट करके हम इस बीपी को कम कर सके। और उस कंडीशन में ब्रेन क्या कराएगा? ऊपर से यहां से मैसेज भेजेगा और वो क्या बोलेगा कि आप कौन सा सिस्टम को स्टिमुलेट करो? पैरासिम्पैथेटिक। और पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेट होने से अपर पार्ट में वेजो डायलेशन आपको देखने को मिलेगा, वेजो डायलेशन। उसके साथ में ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया। लेकिन जब ये मैसेज यहां पहुंचेगा तो यहां से नीचे नहीं जा सकता है, इसीलिए above the level of injury we have the parasympathetic stimulation, and below the level of injury we have the sympathetic stimulation. Above the level we have the excessive amount of blood volume, but below the level of injury due to the vasoconstriction सारा ब्लड ऊपर चला जाएगा, नीचे ब्लड ही नहीं रहेगा। लोअर पार्ट में बीपी फॉल हो जाएगा, नीचे क्या होगा? हाइपोटेंशन, क्योंकि सारा ब्लड ऊपर चला गया। एक्सट्रीमिटीज सारी कूल हो जाएगी, कूल एक्सट्रीमिटीज। और ब्लूइश डिस्कलरेशन आपको देखने को मिलेगा लोअर पार्ट में, ब्लूइश डिस्कलरेशन। लेकिन जब आप अपर पार्ट में जाएंगे तो वेजोडाइलेशन, ब्रेडिकार्डिया, हाइपरटेंशन, फ्लसी फेस, फ्लसिंग फेस, फेस टमाटर की तरह लाल लाल हो जाएगा, फ्लसिंग फेस, फ्लसिंग फेस, वार्म आपको देखने को मिलेगा, एंड बहुत ही सीवियर हेडेक आपको देखने को मिलेगा। थ्रोम्बोटिक हेडेक पर्सन को आपको सिर में हेडेक देखने को आपको मिलेगा। सो दिस imbalance between sympathetic and parasympathetic, upper part is having parasympathetic, lower part is having sympathetic, this imbalance is known as autonomic dysreflexia, which is classically presented with severe hypertension in the upper part, flushing face, warmth, headache, and vasodilation with bradycardia. These are the classical symptoms of autonomic dysreflexia, and I hope you have a clear cut concept about this autonomic dysreflexia. यस, क्लियर है सभी को ये व्हाट इज ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया, एंड क्या यहां आपको देखने को मिलेगा? सारा क्लियर है? चलिए मूव करते हैं आगे और नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, तो इसके क्लिनिकल सिम्टम्स जो है वो हम देखने को देखते हैं यहाँ पे और डिस्कस करते हैं यहाँ पे।
सो दिस इज ऑल अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी। आगे कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट है आपका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस डिजीज। इस डिजीज के क्या क्या क्लिनिकल सिम्टम्स जो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, व्हाट आर द डिजीज सिम्टम्स जो इस कंडीशन में आपको देखने को मिलेंगे, सो उनकी हम बात करते हैं और कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। सो सीवियर पाउंडिंग हेडेक, पेशेंट को बहुत ज्यादा सीवियर हेडेक आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जब अपर पार्ट में पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेट होगा तो ब्रेन की ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी और उसकी वजह से आपको सीवियर हेडेक देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ में पैरोक्सिमल हाइपरटेंशन, पैरोक्सिमल हाइपरटेंशन का मतलब सडन सीवियर बीपी का बढ़ना और वो बीच बीच में कभी कभी नॉर्मल हो जाना, सडन सीवियर बीपी का बढ़ना और बीच बीच में कभी कभी नॉर्मल हो जाना, दैट और वो भी अनप्रिडिक्टेड, आपको प्रिडिक्शन नहीं था, अनप्रिडिक्टेड सडनली बीपी बढ़ गया, दैट इज नोन एज पैरोक्सिमल हाइपरटेंशन। तो ये डिजीज का मोस्ट क्लासिकल सिम्टम्स है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन इज द क्लासिकल प्रेजेंटेशन ऑफ दिस डिजीज जो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, और उसका रीजन क्या है? बिकॉज एक्सेसिव पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन इन द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। जो लोअर पार्ट है वहां पे पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेट हो रखा है, और जब लोअर पार्ट में पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेट होगा तो उस कंडीशन में जो सॉरी लोअर पार्ट में सिंपैथेटिक स्टिमुलेट होगा, सॉरी lower part is having excessive sympathetic stimulation that lead to vasoconstriction, and all the blood which present in the lower part of the body will be move toward the upper part of the body, सारा अपर पार्ट में जाएगा और उसकी वजह से आपका कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा और बीपी क्या हो जाएगी आपकी इंक्रीज आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी। परफ्यूज डायफोरेसिस above the spinal level of the injury lesion, most often the forehead। डायफोरेसिस होगा, ऑब्वियसली होगा, क्योंकि अपर पार्ट में बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई हो रहा है, बहुत ज्यादा हीट जनरेट हो रही है, वार्म ब्लड ज्यादा होगा तो वार्म फील होगा और उससे डायफोरेसिस स्वेटिंग होना कॉमन है। सो इट इज आल्सो वेरी कॉमन अबाउ द लेवल ऑफ इंजरी पर्सन विल हैव द डायफोरेसिस, स्वेटिंग आपको यहाँ देखने को मिलेगी एक्सेसिवली। नोजिया, नेजल कंजेशन एंड ब्रेडिकार्डिया। वन मोर जो पॉइंट यहाँ ध्यान रखना है, याद रखें बीपी बढ़ेगा लेकिन ब्रेडिकार्डिया होगा। ब्रेडिकार्डिया क्या होगा? कंपनसेशन मैकेनिज्म के लिए, जो बीपी बढ़ रहा है उसको कंपनसेट करने के लिए हार्ट क्या करेगा? अपनी रेट को कम कर देगा। फॉर द कंपनसेशन द हार्ट विल डिक्रीज द रेट। सो बीपी बढ़ना पर यहाँ पे हार्ट रेट क्या रहेगी? लो होगी, क्योंकि बीपी ऑलरेडी बहुत हाई है। हॉट एंड फ्लशिंग अबाउट द लीजन, चेहरा पूरी तरह से लाल टमाटर की तरह, फ्लशिंग फेस, और उसके साथ साथ में गर्म आपको देखने को मिलेगा, हॉट आपको यहाँ देखने को मिलेगा, वार्म फील होगा अपर पार्ट में। सो ये भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। लोअर पार्ट कूल रहेगा, अपर पार्ट वार्म रहेगा। लोअर पार्ट में बीपी लो रहेगा, अपर पार्ट में बीपी ज्यादा रहेगा। लोअर पार्ट ब्लूइश रहेगा, अपर पार्ट रेड रेड फ्लशिंग फेस रहेगा। लोअर पार्ट के अंदर डायफोरेसिस नहीं होगा, अपर पार्ट में डायफोरेसिस देखने को मिलेगा। द नेक्स्ट वन इज द मैनेजमेंट ऑफ दिस डिजीज। सो इस डिजीज को ट्रीट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो याद रखिए ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया को ट्रीट करने का जो मैनेजमेंट है, पहला प्राइमरी मैनेजमेंट है वो है पोजीशन। यहाँ पे कोई भी ड्रग वर्क नहीं करेगा क्योंकि दोनों पार्ट में अलग अलग सिस्टम स्टिमुलेट हो रखे हैं। सो प्राइमरली हम यहाँ पे क्या करेंगे? पेशेंट का पोजीशन यूज करेंगे। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि अपर पार्ट में बीपी बहुत बढ़ा हुआ है, उसको ट्रीट करने के लिए हमें ब्लड को सारा कहां लेके जाना है? लोअर पार्ट में। और उसके लिए पहला मैनेजमेंट होता है पेशेंट को सडनली हाई फॉलोअर पोजीशन या सिटिंग पोजीशन देना है। दिस इज द नर्सेज फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि एज ए नर्स आपकी पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अगर ये हो गया तो आंसर होगा कीप द पेशेंट इन हाई फॉलोअर पोजीशन, दिस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड प्रायोरिटी, जो भी ट्रिगर फैक्टर है उसको रिमूव करें। ब्लेडर अगर डिस्टेंडेड है तो उसको एम्प्टी करें या और जो भी प्रॉब्लम उसको हटाएं। सो द पेशेंट इज प्लेस इमीडिएटली इन अ सिटिंग पोजीशन टू लोअर द ब्लड प्रेशर। रैपिड असेसमेंट इज परफॉर्म टू आइडेंटिफाई एंड एलिवेट द कोज। द ब्लेडर इज एम्प्टीड इमीडिएटली वाया ए यूरिनरी कैथेटर। If indwelling catheter is not patent, it is irrigate or replace with another catheter। अगर आपका कैथेटर पेटेंट नहीं है, पेटेंसी प्रॉपर नहीं है, तो उसको इरिगेट करें, उसको चेक करें, और अगर वो नहीं हो रहा तो उसको निकाल के नया कैथेटर डालें, तुरंत उसको प्रॉब्लम को सोल्व करें। अगर किंक है तो उसको प्रॉब्लम को सोल्व करें। अगर फोलीज नहीं है तो उसको ट्यूब डाल के ब्लेडर को खाली करना है। जो भी आपका ट्रिगर फैक्टर है उसको इमीडिएटली हमें हटाना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर।
तो ट्रिगर फैक्टर जो कुछ भी है उसको तुरंत क्या करना है, एलिवेट करना है, हटाना है। द रेक्टम इज एग्जामाइन फॉर फीकल मासेस। अगर लग रहा है कि कोई फीकल मास स्टिमुलेट कर रहा है तो रेक्टल को फिंगर एग्जामिनेशन करें और उसको देखें कि भाई अंदर कोई ऐसा हार्ड मास या फीकल इंपाक्शन तो नहीं हो रखा है। ये फीकल इंपाक्शन जो टेस्ट हम करेंगे, फिंगर से टेस्ट करेंगे, वो करने से पहले 10 to 15 मिनट्स पहले आपको लोकल एनेस्थेटिक टॉपिकल जो जेली आती है लिग्नोकेन वो लगानी है। जब लिग्नोकेन लगाएंगे तो वो पार्ट एनेस्थेटाइज हो जाएगा और उसकी वजह से आपका और एक्सेसिवली जो वेगस स्टिमुलेशन, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होने के चांसेस है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो इफ वन इज प्रेजेंट ए टॉपिकल एनेस्थेटिक एजेंट इज इंसल्टेड 10 to 15 मिनट्स बिफोर द मास इज रिमूव्ड। अगर कोई मास से उसको रिमूव करने जा रहे हैं तो पहले क्या लगाना है, एनेस्थेटिक एजेंट लगाना, नहीं तो वो और ज्यादा क्या करेगा, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन कराएगा, और ज्यादा सेंसेशन भेजेगा, उससे और ज्यादा सीवियर सिम्टम्स आपके पर्सन में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। द स्किन इज एग्जामाइन फॉर एनी एरिया ऑफ प्रेशर, इरिटेशन और ब्रोकन स्किन। स्किन कहीं से टूटा हुआ है या ऐसा कुछ है तो आप उसके लिए उसको एग्जामाइन करें, देखें, उसको पता लगाएं कि भाई स्किन कहीं से कट फट तो नहीं है, उससे स्टिमुलेशन तो नहीं आ रहा है, बेड सोर तो नहीं हो गया, हर 2 घंटे में पोजीशन चेंज करनी है, वो सारा आप देखें यहाँ पे। If these measures do not relieve the hypertension and excruciating headache, anti-hypertensive medication may be prescribed and given slowly by IV route. आपने जो भी मेजर्स थे वो आपने कर दिए, लेकिन आपने देखा कि अभी भी पेशेंट का बीपी डिक्रीज नहीं हो रहा है, फॉल नहीं हो रहा है। अब क्या करें? तो उस सिचुएशन में एक ही ऑप्शन बचता है और वो है आप क्या करें, अब पेशेंट को इमीडिएटली यहाँ पे लास्ट जो ऑप्शन आपके पास बचता है वो क्या करना है, आपको एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन देना है। पर ध्यान रखें बहुत स्लो देनी है क्योंकि ऑलरेडी लोअर पार्ट में बीपी लो है, अपर पार्ट में ऑलरेडी बीपी ज्यादा है और लोअर में कम है। तो अपर पार्ट में तो ये बेनिफिट करेगा बट लोअर पार्ट में हार्मफुल इंपैक्ट हो सकता है, इसलिए स्लोली स्लोली देना है, फास्ट नहीं देना। और हमें अपर पार्ट की बीपी को कम करने के लिए ये ड्रग दे रहे हैं ताकि कॉम्प्लिकेशन से पेशेंट को बचाया जा सके। Nursing management, the medical record is labeled with a clearly visible note about the risk of autonomic dysreflexia. पेशेंट की फाइल पे लिखना है कि पेशेंट में T6 अबव इंजरी, इसलिए क्या हो सकता है, रिस्क ऑफ ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया, ऐसा लिख के रखना है ताकि उसके अंदर किसी तरह का कोई भी स्टिमुलाई फैक्टर अगर आपको लगे तो वो जो भी नर्स वहां काम करेगी वो उसको हटा के रखेगी, ध्यान रखेगी पेशेंट का। द पेशेंट इज इंस्ट्रक्टेड अबाउट द प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट मेजर। Any patient with a lesion above the T6 segment is informed that such an episode is possible and may occur even many years after initial injury. पेशेंट को यह भी बताना है कि जरूरी नहीं कि आज ठीक हो गए, अब इंजरी नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हो गए तो अब ये वापस कभी नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता है, वापस भी ये डिजीज कभी भी हो सकती है। The episode is possible and may occur even many years after the initial injury. सो पेशेंट को बोलना है कि भाई घर जाने के बाद में भी आपको क्या करना है, ये जो रिस्क फैक्टर है, ट्रिगर फैक्टर लाइक ब्लेडर, बाउल एंड स्किन। ब्लेडर कभी डिस्टेंडेड नहीं होना चाहिए, बार बार एम्प्टी करते रहो। बाउल के अंदर स्टूल कभी हार्ड नहीं होना चाहिए, कॉन्स्टिपेशन करने वाली थिंग्स नहीं खानी है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, स्टूल शॉर्पनर्स यूज करते रहो। और उसके साथ साथ में स्किन के रिलेटेड कोई भी स्टिमुलाई नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, आगे जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और ये प्रॉब्लम आएगी और इसकी वजह से ऊपर अलग होगा, नीचे अलग होगा, ऊपर पैरासिम्पैथेटिक, नीचे सिंपैथेटिक, बॉडी में सारे रिफ्लेक्सेस डिसरिफ्लेक्सिया में चले जाएंगे। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज कंडीशन। एज ए नर्स पहला रेस्पॉन्स पूछे तो आंसर क्या देना है, ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया जैसे ही आता है पहली कंडीशन पेशेंट को हाइपोलर पोजीशन जो है वो देनी है, सिटिंग पोजीशन बिठा दो उसको तुरंत। सो बीपी ग्रेविटी के फोर्स से ब्लड नीचे जाएगा और बीपी को हम क्या कर सकते हैं, लो कर सकते हैं। तो ग्रेविटी को यूज करते हुए बीपी को डाउन करने के लिए हमें पेशेंट को सिटिंग पोजीशन जो है वो इमीडिएटली यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। सो दिस इज ऑल अबाउट द autonomic dysreflexia, very important disease, autonomic dysreflexia. And I hope you will have a clear cut concept about the autonomic dysreflexia, जिसके बारे में हमने पूरा यहाँ पे डिस्कस किया और कोई भी डाउट आपके माइंड में यहाँ पे नहीं होगा। इफ यू हैव एनी डाउट इन योर माइंड अबाउट द autonomic dysreflexia, you can ask. Otherwise, we are moving on the next disease, that is the spinal cord injury, which is the last part of our nervous system.
अरे इसका डायग्नोसिस यही तो है, डायग्नोसिस बता तो दिया, डायग्नोसिस इज स्पाइनल कोड इंजरी। T6 और अबाउट T6 इंजरी है तो उनमें से में ही होगा ये, दिस इज ओनली द डायग्नोसिस। क्यों होगा? ट्रिगर फैक्टर जो मैंने बताया उनकी वजह से होगा। अब ट्रिगर फैक्टर नहीं है तो ये डिजीज नहीं होगा, ट्रिगर फैक्टर है तो होगा। सो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ट्रिगर फैक्टर को अवॉइड करना। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर, ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया, एंड इसका पूरा मैनेजमेंट, इसका पूरा पैथोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी एंड इसके ट्रिगर फैक्टर जो है वो आपको अपने माइंड में क्लियर रखने हैं। किसी तरह का कोई भी कॉन्सेप्ट आपके माइंड से क्लियर अगर डाउटफुल है तो आप पूछ सकते हैं। ये एग्जाम में मल्टीपल लाइक नॉर्थ सीट सिक्स के अंदर इससे 3-4 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसीलिए किसी तरह का कोई भी नॉर्थ सीट फिफ्थ में, आई थिंक नॉर्थ सिक्स, अभी कौन सा 7 था, 6 के अंदर, यस। चलिए क्लियर है ये सभी को। तो इसके साथ में जो अगली डिजीज हमारे पास है वो है स्पाइनल कोड इंजरी, जिसमें वेरियस टाइप की इंजरीज जो स्पाइनल कोड में होती है और उसकी वजह से वेरियस कोड जो आपको देखने को मिल रहा है। We have various type of spinal cord diseases like anterior cord syndrome, posterior cord syndrome, lateral cord syndrome, and the Brown-Séquard syndrome and central cord syndrome. And ये जो सारे syndromes हैं इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे डिटेल्ड के अंदर, पूरा डिस्कस करेंगे कल लास्ट क्लास के साथ में। और कल ये फाइनली नर्वस सिस्टम जो है वो आपका एंड हो जाएगा। बिल्कुल बेक मसाज से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, बिल्कुल बेक मसाज से हो सकता है। सो जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम कल कंप्लीट कर देंगे और कल की क्लास के साथ आपका नर्वस सिस्टम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट रीनल सिस्टम के साथ में। तो आज के लिए बस यहीं तक, आप लोग इसी तरह कंटिन्यू बने रहे JINC नर्सिंग के साथ में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।